मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, आपका स्वागत है। आज जो मैराथन क्लास हम आपके सामने रखेंगे, इसमें यूपी एलटी ग्रेड का जो भी एग्जाम बचे हुए हैं, खास तौर से 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी। 25 जनवरी का बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उसी दिन अपने उर्दू सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। तो किसी भी सब्जेक्ट के आप हैं, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है। दूसरी बात, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो आज ही सुबह मैंने उर्दू के मैराथन क्लास लगाई है, जिसमें 300 क्वेश्चन हमने आपके सामने कवर किए हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 25 तारीख को एग्जाम है उसके लिए। इसमें 30 टॉपिक के साथ साथ मैंने 300 क्वेश्चन पूरे कराए हैं। और आज की जो वीडियो थोड़ी सी चैलेंजेस हमारे लिए है, क्योंकि जितनी चीजें मैंने पढ़ाई थी उनमें से 50% वो पिछले जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें पूछ चुके हैं। तो इस मैराथन या इन क्वेश्चनों पर आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन अब आ सकते हैं। या दूसरी चीज ये है कि जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं उनमें मैंने एनालिसिस के अंदर जो चीजें बताई हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हमने जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन उन्होंने हुबहू लगभग अपनी वीडियो से उन्होंने हर वीडियो से 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हैं। और 15 वीडियो में लगभग उन्होंने 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो 60 से 70 क्वेश्चन जो है वो टोटल पूछ लिए हैं सारे एग्जामों में, जितने एग्जाम हुए। प्लेलिस्ट में आप बाकी वीडियो देख सकते हैं। पहला प्रश्न हम लोग बात करते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को बंगाल का, यहां पर पहला ही क्वेश्चन टाइप गलत कर दिया है, शेर कहा जाता है। तो बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट आपके जवाब हमें आने चाहिए। एनालिसिस जो हम करेंगे उस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो जिस भी बच्चे ने दिया होगा डी आंसर, यानी विलेज अली का नाम आपको याद रहेगा। डी आंसर जिस बच्चे ने दिया है उसका एकदम राइट आंसर है। याद रखिए, कहीं कहीं इसको बेलजली लिखा मिलेगा, कहीं पे जो है बेलजली लिखा मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है कि ऐसा गवर्नर जनरल जो था हिंदुस्तान का, इसके बारे में 3-4 चीजें आपको मोटी मोटी याद हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि के अंतर्गत जो है वो हैदराबाद और मैसूर को राज्यों को मिलाने वाला जो था, मैसूर और तंजौर को राज्यों को मिलाने वाला अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो यही बेलाजली है। एक पॉइंट इसके बाद में याद रखिएगा। और दूसरा इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है बेलाजली से, वो इसकी बदतमीजी भरा हुआ काम था। प्रेस जो होती है, जिसको पत्रिकाएं जो निकलती थी और समाचार जो पत्र निकलते थे, उन पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? 2-3 बार आपसे पूछा जा चुका है। तो बेलाजली है। ये बात आपको हर कीमत पर हर हाल में याद रखना है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। एक बात और याद रखिए, एक सन है 1799। 1799 आपको क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, बेलाजली ऐसा था जिसने चतुर्थ, याद रखिएगा, चतुर्थ यानी 4th नंबर का जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें भाग लेने का काम इसी ने किया है, बेलाजली ने। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें याद रहेंगी। इससे ऊपर वाले पे अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए 2 हैं हेस्टिंग। देखिए, एक है जो है वॉरेन हेस्टिंग और दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग। यहां पर लॉर्ड मैंने मजबूरी में लगा दिया, ये अलग बात है। लॉर्ड का मतलब खुदा कहलवाना या ईश्वर अपने आप को कहलवाना, पहचान के लिए मैं बताया है। तो हेस्टिंग जो है वो द्वितीय हेस्टिंग है ये। इसके बारे में आपको क्या जानना है? देखिए, वॉरेन हेस्टिंग अगर हमने बताया था पिछली वीडियो में या पहले भी बता चुके हैं कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग। और अगर लॉर्ड हेस्टिंग या सिर्फ हेस्टिंग पूछा जाए तो ये द्वितीय है। और इसने क्या काम किया? तो पिंडारी जो थे, क्रांतिकारी थे और विद्रोही थे अंग्रेजों के, पिंडारी। तो पिंडारियों का दमन करने का काम इसी लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ये चीज आपको याद रहे, लॉर्ड हेस्टिंग जो है इसी ने उनका दमन किया था। दूसरी बात, मराठा जो है संधि समाप्त जो है वो भी इसी ने की है। किसने की है? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने की है। हम आपको मोटी मोटी चीजें जो सवाल बन जाते हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। दूसरी बात, देखिए, अभी 4th वाले हमने आंग्ल जो युद्ध हुआ उसकी बात करी है, बेलाजली जी से संबंधित था। लेकिन जो प्रथम जो है आंग्ल युद्ध जो हुआ है, प्रथम अंग्रेज जो लड़े हैं किसके साथ? तो नेपाल के साथ। ये 1824 में, सॉरी 1814 में, 1814 में इन्होंने युद्ध लड़ा है। अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ा है? तो नेपाल के साथ लड़ा था, और 14 से 16 तक। तो उसमें हिस्सा लेने का काम इसी ने किया है, जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग।
तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में आपको उम्मीद करता हूं याद रहेगा। और लॉर्ड हेस्टिंग की एक बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ा काम जो है पूछा जाता रहता है, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था या जो है वो काश्तकारी यही जो खेती होती है, इन काश्तकारी बंदोबस्त जो है वो किसानों के लिए सीधे तौर पर कर जो है लिया जाता था। ये व्यवस्था किसने लगाई थी की थी, तो वो भी लॉर्ड हेस्टिंग ने ही की थी। रैयतवाड़ी आपको याद रखना, या काश्तकारी, रैयतवाड़ी को काश्तकारी कहते हैं, बंदोबस्त व्यवस्था है, इसके जरिए सीधा किसानों से कर लेने का काम इसी हेस्टिंग ने किया है। इसके बाद में एक नाम और आपको ऊपर दिख रहा है, चार्ल्स मेडकॉफ। इसके बारे में हम कई बातें बता चुके हैं, पीछे पहले भी बताई है मैंने जीके जीएस में। देखिए प्लेलिस्ट जो बनी हुई है जीके जीएस की, उसे बार बार देखते रहिए, जितनी वीडियो मैंने पढ़ा दी उतनी देख लीजिए। आज का जो मैराथन है इसको देख लीजिए, और हम 100% आपकी गारंटी करते हैं अगर ये सारे क्वेश्चन आपको याद रहे तो 15 क्वेश्चन हर कीमत पे आपको फंसेंगे 25 तारीख के एग्जाम में। देखिए अब इसमें क्या है, ये जो अगला चार्ल्स मेडकॉफ है, इसके बारे में आपको याद रखिएगा दो बातें। सबसे पहले देखिए, मैंने अभी कहा था कि जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था वो वेलेस्ली ने किया है, और प्रेस को स्वतंत्र यानी प्रेस का मुक्तदाता जो कहा जाता है, स्वतंत्रता समाचार पत्रों को देने का काम चार्ल्स मेडकॉफ ने किया है। तो इन दोनों की बातें आपको याद रहेंगी। प्रतिबंध लगाने का काम वेलेस्ली ने किया है, उसको स्वतंत्र करने का काम अगर पूछा जाता है तो चार्ल्स मेडकॉफ ने किया है। ये बात आपको हर कीमत पर याद रहना चाहिए। दूसरी बात, भारत में कागज के रुपये का जो प्रचलन है, भारत में जो कागज का नोट चल रहा है, आज भी चल रहा है, तो कागज के नोट का जो प्रचलन है उसको जो है शुरू करने का काम भी चार्ल्स मेडकॉफ ने किया। तो दो काम चार्ल्स मेडकॉफ के आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में है कॉर्नवेलिस। कॉर्नवेलिस के काम बहुत हैं, लेकिन आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं। जैसे सिविल सेवा का जनक अगर आपको पूछा जाए, सिविल सेवा पुलिस के लिए जो सेवा होती है, प्रशासनिक सेवा, उसका जनक जो है वो कॉर्नवेलिस को कहा जाता है, उसका जनक कहा जाता है। ये बात कतई दिमाग में से आपके किसी भी कीमत पे निकलना नहीं चाहिए, आप बार बार चाहे रिपीट। अच्छा, जब सिविल का कहा जाता है तो इसी तरीके से इसको कभी कभी लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं कि पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो पुलिस व्यवस्था जो है उसका भी जनक कॉर्नवेलिस को कहा जाता है। दोनों चीजें एक ही चीज से जुड़ी हुई हैं, इस तरह से आपको हर कीमत पर याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज अभी मैंने आपको बताया था, एक सीधी सी बात बताई कि रैयतवाड़ी और काश्तकारी व्यवस्था के बारे में जब हम बात कर रहे थे हेस्टिंग के बारे में, तो कॉर्नवेलिस के बारे में भी इससे रिलेटेड एक चीज याद रखिए, स्थायी व्यवस्था या जो है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था जो 1793 में आई थी। कितने में आई है, तो यहां पर देखिएगा 1793 आपको याद रखना है। 1793 में स्थायी व्यवस्था या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था, उसको लाने का काम जो है कॉर्नवेलिस ने किया। और फिर हम रैयतवाड़ी और काश्तकारी बंदोबस्त व्यवस्था पूछा जाए तो वो हेस्टिंग ने की है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन आपके सामने नहीं रहेगी जो आपको ज्यादा मुसीबत में डाल सके। बाकी जितनी खास बातें थी वो मैंने आपको बता दी। हाँ, एक बात मुझे और याद आती है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस की याद अगर हो सकती है, रह सकती है तो रख लीजिए। देखिए, टीपू सुल्तान के बीच जो है वो मैसूर क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ये व्यवस्था काम जो है वो भी इसी के समय पर हुआ था कि सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान जो थे, उनसे मैसूर का क्षेत्र इसके ही अधिकार में ले लिया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल बता रहा हूं। देखिए, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा है जो आपके पास एग्जाम में आएंगी। और अगर आपने पीछे अभी जो पेपर हुए उनके PYQ लगाए हैं तो आपने अपनी वीडियो भी देखी है, तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां से सवाल, कैसे कैसे सवाल पूछे जो मैंने पढ़ाए हैं। देखिए, संविधान में किस सूची, देखिए अनुसूचियां हैं टोटल, आपको मालूम है कितनी अनुसूचियां हैं, मेरे अल्लाह, अगर आपसे संविधान की अनुसूचियां पूछी जाती हैं तो वो 12, कितनी है, 12 अनुसूची हैं। भाग अगर संविधान में पूछे जाए तो वो 22 हैं, ठीक है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे जाए तो 395 हैं। ये चीज आपको याद रहेगी मोटी। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था 5 टॉपिक आप याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर मेरे पास से नहीं कहीं से पढ़िए तो आपके 15-20 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो एक टॉपिक तो यही है जो भारतीय संविधान है, तो 3 बातें यहां पर याद रहेंगी। अब यहां पर जो सवाल है कि जो सूची है संविधान सूची अनुसूची जो है उसमें यह पूछा गया है कि दल बदल कानून जो है वो किस सूची में वर्णित है।
दल बदल क्या चीज होता है, जैसे दो तीन पार्टियां मान लीजिए कोई चुनाव लड़ रही हैं और उसमें हुआ ये कि एक पार्टी सत्ता में पहुंची है, उसको कुछ सीट चाहिए, दूसरी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट जीते हुए हैं, तो उनको अपनी तरफ पैसा देकर के दंड भेद साम भेद जो भी अपना करके अपनी तरफ करते हैं, तो उसको रोकने के लिए दल बदल व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था है। अब इसका वर्णन आपको जरूर पूछा जाए, क्योंकि ये पूछा इसलिए आपसे जा सकता है क्योंकि ये लगातार इस तरह के कारनामे चल रहे हैं, चर्चा में हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, अनुसूची 10, अनुसूची 10 आपको हर हाल में याद रखना है। अनुसूची 10 में इस बात का वर्णन है कि दल बदल जो व्यवस्था है कानून, उसके बारे में। अब अनुसूची 11 में क्या है, तो 11 भी इंपॉर्टेंट है, पंचायती जो व्यवस्था है वो 11 में वर्णन है। देखिए अनुसूची नंबर 11 में पंचायत का वर्णन किया गया है, और इसी चीज को पलटकर पूछ ले 11 नंबर जो है वो भाग में क्या है, तो भाग में अगर पूछे जाए संविधान के 11 नंबर भाग में अगर ये पूछा गया तो सवाल पलट गया है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है उसका वर्णन आपको भाग 11 में मिलेगा। अगर अनुसूची नंबर 12 को आपसे पूछा जाता है तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 12 के अंदर नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका का वर्णन किसी भी कीमत पर नहीं भूलना, वो किसमें है, तो वो अनुसूची नंबर 12 में है। और अगर भाग पूछा जाए तो भाग नंबर 9 के का में सम्मिलित किया गया है नगर पालिका व्यवस्था का वर्णन। अब इसके बाद में 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 नंबर भाग अगर संविधान का पूछा जाए तब भी इंपॉर्टेंट है, भाग अगर पूछा जाए तो उसमें वर्णन जो है वो मूल अधिकार का है। और 3 नंबर जो सूची है, अनुसूची है, उसमें अगर वर्णन पूछा जाए तो शपथ लेने का जो है वो वर्णन किया गया है। देखिए पहली सूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, और दूसरी सूची में जो है वो वेतन और भत्ते की बात है, और तीसरी सूची जो है उसमें शपथ लेने की बात है, और चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। मैंने एक बात कही थी कि राज्यसभा की जो सीट हैं उनको आप एक बार जरूर देख लीजिए कि किस राज्य में कितनी सीट है, खासतौर से तमिलनाडु, तेलंगाना, इस तरीके से एक सवाल यहां से बनाते हैं कि वो मैच कराने को पूछ लेते हैं कि कौन सी सीट कहां है, कितने नंबर में। अब ये एक देखिए अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है। तो कार्यपालिका जो संघ की है यानी केंद्र की जो कार्यपालिका है, संसद के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं किसके, तो संसद के 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। देखिए उर्दू वाले हमारे बच्चे होते हैं तो उनका जीके जीएस बहुत कमजोर है। जीके जीएस के लिए हमने कई जो है क्लास लिए हैं, वो आप बार बार देख लीजिए, अभी भी आपके पास 3-4 दिन है। बाकी उर्दू के अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी जो मैराथन आई हुई है उसको लगाइए। बाकी अपने अब डेट आ गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, जीआईसी की है, एग्जाम और टीजीटी की खासतौर से एग्जाम है जो हम 3 साल से तैयार कर रहे हैं, उसकी भी कंप्लीट तैयारी हम लोग करेंगे और हम कराएंगे, खासतौर से उर्दू सब्जेक्ट की। अपनी किताब शाहीन को अभी से मंगा लीजिए, उर्दू रिवीजन के लिए और उर्दू प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आइए अपने टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें यह है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के तीनों के अंग को मिलाकर के संसद बनती है। इन्हीं तीनों अंगों को मिलाकर के विधानसभा में भी विधानसभा बनती है राज्य की। अब यहां पर सवाल जो आपसे पूछा है और ये जो आपके सामने दिए गए हैं, ये चारों आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, किसी भी कीमत पर आपको नहीं भूलना है। क्या है सबसे बड़ी बात कि कार्यपालिका का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 73 में है। यानी अनुच्छेद 73 में काहे का वर्णन है, तो कार्यपालिका का वर्णन है। अब इसके बाद में अनुच्छेद 76 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जो है वो पद होता है, वो अनुच्छेद 76 में है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का, और सरकार के कोई भी मसले होंगे उनको हैंडल करने के लिए यही काम आगे आता है। और राज्य में भी ये पद होता है, लेकिन वहां पर महावक्ता का जो है न्यायवादी का नहीं होता है, बल्कि वो जो है वो एक वरिष्ठ वकील का होता है। अब इसके बाद में 79 अगर पूछा जाए, अनुच्छेद 79 में काहे का वर्णन है, तो संसद का वर्णन है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये। इसके बाद में 80 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 80 में जो है वो राज्यसभा का वर्णन है।
संसद के कितने सदन हैं? तो 2। मैंने कई बार बताया है। देखिए, अगर आपको संसद और राज्यसभा, लोकसभा इनके बारे में नहीं पता है तो हमने एक 15-20 मिनट की वीडियो बनाई है। उसमें संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी के पद और इनके बारे में सब कुछ समझाया गया है व्यवस्थित रूप से। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, 15 मिनट में आपको 3 सवाल पक्के हो जाएंगे। आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। दोनों का वर्णन आपको याद रखना है। अनुच्छेद 80 अगर पूछा जाए तो राज्यसभा का वर्णन है, और अनुच्छेद 1 बढ़ा दिया जाए 81 अगर पूछा जाए तो वो जो है लोकसभा का वर्णन है। राज्यसभा और लोकसभा आपको याद रहे। संसद 3 आपको याद रखना है। संसद का वर्णन 79 में है, जो यहां पर दिख रहा है। तो संसद का जो वर्णन है वो 79 में वर्णन किया गया है, 80 में जो है वो राज्यसभा का है, 81 में लोकसभा का है। 3 अनुच्छेद याद हो गए। अब इन्हीं 3 अनुच्छेदों को एक फंडा हम आपको बताते हैं। इसमें 90 ऐड कर दीजिए। कितने ऐड कर दीजिए? 90, यानी 90 अगर ऐड कर दीजिए इन सभी में, तो यही व्यवस्था जो है वो अपने राज्य की सरकार में हो जाएगी। जैसे 76 नंबर है, तो इसमें जैसे मान लीजिए ये 80 है, अनुच्छेद 80 है, यहां पर पहले साफ कर देते हैं। अनुच्छेद 80 मान लीजिए ये आपके सामने दिया गया है। इसमें अगर 90 अनुच्छेद और 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 170 हो जाएगा। तो 170 में जो है यहां पर 80 दिया गया है, अनुच्छेद 80, तो इसमें 80 में जो वर्णन दिया गया है वो राज्यसभा का है, उच्च सदन। और राज्य की जो सरकार होती है जिसे विधानसभा कहते हैं, उसमें होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो वर्णन हो जाएगा वो हो जाएगा 160। इनमें सब में 90 मिलाते चले जाइए, तो जो स्थिति देश के अंदर है, संसद की है, वही स्थिति अपने राज्य की हो जाएगी। एक ये ट्रिक है, शायद आप समझ पाए हों। आगे देखिए, नहीं समझ पाए तो नंबर आपको दिखता है, उस पर बात कर लीजिए। हम थोड़ी सी चीजें अगर समझ आ सकते हैं, टाइम होगा तो समझा देंगे। बाकी ग्रुप में अपने जुड़ने हैं, जो सजेशन देना है, जो सजेशन लेना है, अपनी किताब मंगवानी है, हर किसी के लिए वही नंबर है। अगला प्रश्न देखिए कि तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा सांसद की संख्या कितनी है? अभी मैंने कई बार कहा, जो भारत की संसद है इसमें एक जो है वो राज्यसभा है, ठीक है, और एक जो है वो लोकसभा है। तो लोकसभा की संख्याएं बहुत है, राज्यसभा की संख्याएं कम हैं। राज्यसभा की संख्याओं को ये लगातार पूछ रहे हैं कि किस राज्य में कितनी संख्याएं हैं। ऐसे बता पाना तो मुश्किल काम है, लेकिन आपके सामने जो ये प्रश्न दिख रहे हैं इसमें जो आंसर आपका सही होगा, तो तमिलनाडु आपसे पूछा गया है। तमिलनाडु में जो है वो 18 है राज्यसभा सीट। तमिलनाडु में कितनी है? अब खास तौर से अपने उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। तो राज्यसभा अगर उत्तर प्रदेश की सीट पूछी जाए तो किसी भी आपके ऊपर छोड़ते हैं, राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश की, लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की, या आपको बताना है कितनी सीट हैं। हम तो इन पे बात करते हैं। 12 सीट अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो ये कर्नाटका की हैं। 12 सीट राज्यसभा की कर्नाटका में है। यही इतने इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद कर लीजिए। वैसे तो वो 28 राज्य हैं, कहां तक आप याद करेंगे, तो अब टाइम भी इतना नहीं है। तो 12 सीट जो है वो कर्नाटका की हैं। इसके बाद में 19 सीट आपको दिख रही हैं, ये कहां की हैं? तो महाराष्ट्र की। अभी चुनाव महाराष्ट्र के हुआ है और मेयर वगैरह का चुनाव हुआ है, ट्रेंडिंग में मैटर है, आपको याद रखना है। तो 19 सीट राज्यसभा की महाराष्ट्र में है। अब इनकी लोकसभा, विधानसभा की सीट अलग अलग होंगी, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा की पूछते हैं, राज्यसभा याद रखिए। बाकी 18 आपको मालूम है। अच्छा, 9 वाला आंकड़ा देख लीजिए। 9 सीट किस राज्य की है? तो ये है केरल। केरल का नाम आपको याद रखना है। केरल की सीट कितनी है? तो 9 सीट है। उम्मीद करता हूं याद रहे। देखिए, राज्यसभा की 7 सीटें असम की है, पश्चिम बंगाल की है, तेलंगाना की। तेलंगाना में भी राज्यसभा 7 सीट है, असम में भी 7 सीट है, पंजाब में 7 सीट है। इसी तरीके से अगर 10 सीट पूछ लिया जाए, 10, ये आंकड़ा याद रखिएगा, तो 10 सीट जो हैं वो पूरे भारत के अंदर सिर्फ 2 ही राज्य में हैं। एक राजस्थान है और दूसरा उड़ीसा है। राजस्थान और उड़ीसा में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की 10 सीट हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसी तरह से 16 सीट अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो 16 सीट का फैक्ट आपको याद रखना है। 2 अपने पड़ोसी राज्य, उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसकी दुगनी सीट से 1 सीट कम, ऐसे समझ लीजिए। कहां की है? बिहार की। बिहार में 16 सीट राज्यसभा हैं, बंगाल में भी 16 सीट राज्यसभा हैं। तो यह आपको याद रहेगा। 2 राज्य ऐसे हैं जहां 5-5 सीट हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 राज्यसभा सीट हैं। और 3 राज्य ऐसे भी हैं जहां राज्यसभा की 3 ही सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यहां राज्यसभा की 3-3 सीट है।
आंकड़े मैंने बता दिए हैं, आपको सिर्फ इतने याद रहते हैं तब भी बहुत है। आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, पीछे बैक करके वीडियो देख लीजिए, और आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। जो भी सजेशन है जरूर दीजिएगा। आप उर्दू के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको आवारा छोड़ दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ा पढ़ा करके। हम आपके लिए खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। झीलों में बहुत सारी झीलें हैं, आपको जो याद करनी चाहिए वो खास खास बातें, जैसे सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे चौड़ी झील कौन सी है, सबसे नीची झील कौन सी है। इस तरह के सवाल, मीठे पानी की कौन सी है और जो है खारे पानी की कौन सी झील है, इस तरह के प्रश्न 8 प्रश्न तरीके के प्रश्न होते हैं, 8 या 9 तरीके के जो झील से सवाल बन सकते हैं। उतना याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। यहां देखिए, यहां पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछी गई है, तो ये बूलर, जिसको भी याद है, जिसने भी जवाब दिया उसका एकदम राइट आंसर है। आपको कुछ नहीं याद होता है तो सिर्फ 4 ये झीलें हैं और इनके बारे में हम बताए देते हैं। इन्हीं को ही कम से कम याद कर लीजिए आखिरी मौके पर। कल परसों वाले दिन ये नदियों और झीलों से सवाल पूछ चुके हैं। देखिए, बूलर झील के बारे में मोटा फैक्ट, ये पहली बात तो ये कश्मीर की झील है। नंबर 1, ये कहां है बूलर झील, तो कश्मीर में है। याद रखना, डल झील जो है वो भी कश्मीर में है। कश्मीर की 2 झील, एक बूलर झील, झीलें बहुत हैं कश्मीर में, हम 2 झीलें सिर्फ आपको याद करा रहे हैं। एक बूलर झील आपको याद रखिए जो मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है, और कहां, तो कश्मीर की है। और दूसरी डल झील, डल झील जो है हम तो इस पे जा चुके हैं 2 बार, बहुत मस्त और सबसे खूबसूरत और सुंदरता के लिए झील अगर आपसे पूछी जाए, प्रसिद्ध पूछी जाए कौन सी झील है, तो वो जो है डल झील है, इसी कश्मीर की। तो कश्मीर की दोनों झीलें उम्मीद करता हूं याद रहेंगी। आगे ये आपके सामने एक ऑप्शन नीचे दिया गया है पेंगोंग। तो पेंगोंग जो है लेक, ये हमारी पेंगोंग झील। तो पेंगोंग झील जो है ये क्या है, तो पहली बात, इसके बारे में ज्यादा चीजें आपको नहीं याद रखना है। इसके बाद में बस इतनी सी बात याद रखना है कि ये लद्दाख में स्थित है। बस लद्दाख चर्चा में बना हुआ है। अभी जो साइंटिस्ट को जेल में डाला गया है, इस चक्कर में लद्दाख लगातार उसमें प्राकृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से चर्चा का मुद्दा है। आपको पेंगोंग झील आपको याद रखना है, लद्दाख की है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। इसके बाद में चिल्का, चिल्का के बारे में तो हमने बहुत अच्छी आंसर बढ़ाई। चील क्या होती है, उड़ती है। जैसे अपनी किताब में चील बनी है, चील का मतलब शाहीन, जो अपनी किताब में बनी हुई है, तो वो क्या करती है, उड़ती है। तो आप इसी से याद रखिए, चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में। चील उड़ी, ऐसे याद रखिए, चील उड़ी, इसका मतलब वो चिल्का झील है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है, तो खारे पानी की है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अभी मैंने बताई थी, बूलर झील है कश्मीर की। और खारे पानी की सबसे बड़ी अगर आपसे झील पूछी जाती है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झीलों में जो है वो उड़ीसा की चिल्का झील है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा कि ये कैसी है, कि लेगून झील है, समुद्र के किनारे से घिरी हुई। आगे नीचे वाली भी देख लीजिए, लोनार झील। लोनार झील कई बार आपसे पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, चिल्का झील में एक चीज हमें याद आ गई है। चिल्का झील आपको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की जो नौसेना है, पानी की जो आर्मी है, नौसेना, तो अपना नौसेना जो परीक्षण करती है वो चिल्का झील में करती है। तो भारत की नौसेना का परीक्षण केंद्र कहां है, तो वो चिल्का झील में है, ये नहीं भूलना। अब हम लोग बात करते हैं नीचे लोनार झील पर। तो लोनार झील के बारे में आपको 2-3 बातें याद रही। पहली बात तो यह है कहां, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की झील है लोनार झील, या उम्मीद करता हूं सभी को आपको याद रहेगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताइए, अभी मैंने बताया महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट कितनी है अभी का, बिल्कुल अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको याद है तो बताइए। तो इसमें देखिए हम लोग बात करते हैं जो ये झील है जिसको लोनार कहते हैं, ये महाराष्ट्र की ऐसी झील है जो उल्का पिंड से के टकराने से बनी है। उल्का पिंड मैंने कहा था जो ग्रह हैं अभी अपनी धरती के सहित 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, एक घट गया है, 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों के बीच में ये छोटे छोटे जो पहाड़ के पत्थर के टुकड़े घूम रहे हैं जलते हुए, वो नीचे जब आते हैं तो जमीन पे जब टकराते हैं तो उससे जो गड्ढा हो जाता है वो झील बनती है, तो वो उल्का के टकराने से बनती है। तो लोनार झील ऐसी ही झील है जो उल्का के टकराने से बनी है। ऐसे सवाल बन चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो झील है जो उल्का पिंड से के टकराने से बनी है, तो उल्का पिंड से टकरा करके लोनार झील महाराष्ट्र की बनी है। उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा।
अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है नारंग कप का संबंध किससे है। देखिए बहुत से हमने और भी बताए थे आपको कि कौन सा जो है खेल से कौन सा किसका संबंध है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट हैं वो फिर एक बार देख लीजिएगा कि इनके बारे में तमाम चीजों बता भी चुके हैं, लेकिन आपको फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं और अच्छी चीजें हम आपके सामने रखे देते हैं, क्योंकि ये सवाल बना रहे हैं। अब उस दिन मैंने पूछा था तो उन्होंने हजारी पर जो है कब पूछ लिया कि कहां से किस खेल से संबंधित है, और हजारी का वो पूछ चुके हैं, तो रणजी भी पूछ चुके हैं। तो अब आपको ये आपकी ज्यादा बड़ी परीक्षा है, क्योंकि आपसे वो चीजें पूछी जा रही हैं लगातार, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा चुके हैं। अब नारंग कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से आपको याद रखना है। देखिए नारंग कप, उबेर कप, थॉमस कप और अमृत जो है कप, साथ साथ में एक और है लेडी रतन टाटा जो है, रतन टाटा, अमृत लेडी याद रखिए, और रतन टाटा जो है वो भी आपको याद रखनी है। ये कप किससे संबंधित हैं, तो ये जो है बैडमिंटन से हैं। तो बैडमिंटन में नारंग कप तो आपको पता ही है, उबेर कप है, थॉमस कप है, साथ साथ में अमृत लेडी रतन टाटा जो कप है वो भी इसी से बैडमिंटन से संबंधित है। अब यहां पर आपको ऊपर देखिए, नीचे देखिए पहले, ये दिख रहा है आपको क्रिकेट। क्रिकेट में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको दो जगह सैयद मुश्ताक ट्रॉफी आपसे पूछा जाए, जैसे आप पीछे हम लोग विजय हजारे और भी ट्रॉफी हम पढ़ चुके हैं, आगे भी बात आगे आएंगे तो हम बताएंगे आज की वीडियो में। तो क्रिकेट से संबंधित आपको हर हाल में सैयद मुश्ताक कई बार पूछ चुके हैं, ये क्रिकेट की ट्रॉफी है जो आपको नहीं भूलना है। हॉकी की भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफी है वो याद रखना चाहिए। हॉकी में जो आपको याद रखना चाहिए वो सुल्तान जो है अजलान शाह, तो सुल्तान अजलान शाह जो ट्रॉफी है उसका संबंध हॉकी से है। इसी से संबंधित एक और ट्रॉफी है रंगा साजी, तो रंगा साजी जो है वो भी आपको याद रखना है, उसका भी संबंध जो है वो हॉकी से है। तो हॉकी से दो आपको अब याद रखना है, रंगा साजी और साथ ही साथ में सुल्तान अजमल जो है, या अजमाल कहीं कहीं पे आता है, बस ये अजमाल ही होना चाहिए मेरे ख्याल से तो सही वर्ड। तो सुल्तान अजमल ट्रॉफी जो है उसका भी संबंध हॉकी से है। अब ये ऊपर दिख रहा है सेबी, तो सेबी को हमने आपको बताया था। देखिए सेबी जो है वो कोई ट्रॉफी नहीं है, सेबी एक व्यवस्था है आर्थिक रूप से। तो सेबी की स्पेलिंग आपको याद रखना है, सेबी जो है वो एक व्यवस्था है। ये इसकी स्थापना आपको याद रख लीजिए, जब आ गया है सामने तो याद रखिएगा। ये जो है सेबी, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, याद रखिएगा। और सेबी का वर्तमान अध्यक्ष मैं बता चुका हूं, कल हमने जो वीडियो आपके सामने लाए थे करंट की, जिसमें करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। करंट की वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 वीडियो 4 हैं, उनको देख लीजिएगा और वही से आपके 3 प्रश्न हर कीमत पर पक्के हो जाएंगे। हालांकि उनमें से 3-3 करके हर बार पूछ चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे 200-300 सवाल ऐसे हैं, प्रश्न हैं जिनको अभी आप बाकी हैं और वो उन्हीं से प्रश्न बनाएंगे। 2-3 एग्जाम बचे हुए हैं। तो जो है उसमें मैंने बताया था कि वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है। माधवी थी पहले, अब हट गई है। इस टाइम जो है अध्यक्ष, उसका नाम आपको याद रखना है, विश्व साक्षरता। अब ये देखिए कि विश्व साक्षरता जो दिवस है ये आपको बताना है कब। देखिए अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें मेरी नजर में शायद दिवस से प्रश्न नहीं पूछा है, और दिवस से प्रश्न अब आपसे पूछ सकता है, क्योंकि पर्यावरण के तहत ये दिवस आते हैं और दिवस से प्रश्न पूछे नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन अब पूछने के चांस हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए मैं फिर एक बात कहता हूं कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के जरूर जुड़िएगा, अपना सजेशन दीजिएगा, उर्दू के हैं तो किताब मंगाइएगा, और साथ ही साथ में जो है कोई भी सजेशन मुझसे चाहिए तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको जीके जीएस की पूरी प्लेलिस्ट भेज देंगे। उतने वीडियो देख लीजिए, आपके 15, 20, 25 क्वेश्चन पक्के। इसमें देखिए विश्व साक्षरता दिवस, अब ये इतने कुछ खास, जितने याद हो सकते हैं उतने याद कर लीजिए। बहरहाल इतनी जल्दी इतने ज्यादा तो नहीं याद हो जाएंगे, 15-20 जो हैं दिवस तो कम से कम मोटे मोटे आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो यही देखिए कि 8 सितंबर को होता है विश्व साक्षरता दिवस। तो विश्व साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को, और 1 दिसंबर को क्या होता है ये भी तो आपके सामने पूछा जा सकता है। तो विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स बहुत तेजी से अभी ये एड्स वाला भी मुद्दा चर्चा में बना है कि छोटे छोटे बच्चों को एड्स वाला खून जो है वो चढ़ा दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो ये एड्स वाला आपको याद रखना है। एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को होता है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। 5 दिसंबर को क्या होता है, तो मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को होता है। ये हर कीमत पे आपको याद रखना है, किसी भी कीमत पे आपको भूलना नहीं। अच्छा 16 अक्टूबर को क्या होता है, तो विश्व
खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस कब है? 16 अक्टूबर को। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अब अन्नदाता और सुशासन, ये भी आपको दिवस दो और याद कर लेना चाहिए। अन्नदाता अगर आपसे पूछा जाए तो वो 23 दिसंबर को है, और सुशासन दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो वो 25 दिसंबर को है। अभी ये सब मनाए गए हैं, लेटेस्ट हैं, आपसे पूछ सकता है पेपर में। अगला ये प्रश्न देखिए, और बहुत ही ज्यादा चतुराई से या कहते सकते हैं नागिन प्रश्न जिसको कहते हैं। नागिन प्रश्न का मतलब अपनी जो शक्ल बदल बदल करके आपके सामने आता रहता है, और थोड़ा सा मुश्किल भी सब प्रश्न होता है। यह प्रश्न क्या है? सवाल है कि जो है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो किस प्रदेश का नृत्य है? आपको नृत्य जो हैं तो बहुत सारे, और हम आपको सामने रख भी सकते हैं। आखिरी वक्त चल रहा है इस मैराथन का, तो इस टाइम के जो अभी एग्जाम है उसके लिए हम आपको सामने परेशान करना नहीं चाहेंगे। आपको ये 4 ही याद रख लेना है, बस इतना एहसान करिए कि ये 4 आपको याद रख लेना है। चारों के बारे में हम बता देते हैं, 4 आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, ये आपको याद रखना है। देखिए कुचिपुड़ी है, हर हाल में आपको पूछा जाता रहता है। तो ये आंध्र प्रदेश, जिस बच्चे ने जवाब दिया है उसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पहले हम इन नृत्यों पर बात करते हैं, फिर थोड़ी सी जानकारी। देखिए आंध्र प्रदेश का यह नृत्य हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश में बहुत हैं। तो जो है अगर कथक पूछा जाए, देखिए एक होता है कथक, कथक अलग है, एक कथक आपसे पूछा जाता अलग है। तो कथक अगर आपसे पूछा जाता है, एक मिनट इसको सही से हम लिख देते हैं आपके सामने। ये कथक आपको याद रखना है। ये अगर आपसे पूछा जाता है तो ये उत्तर प्रदेश का है, हर हाल में आपको याद रहेगा, शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में असम का आपको हर कीमत पे याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। शास्त्रीय, शास्त्रीय जो है नृत्य कहां का है? तो वो असम का है। शास्त्रीय हर कीमत पे याद रखिएगा, असम का। और केरल, केरल का नृत्य कौन सा है? तो वो कथकली है। देखिए कथक जो है वो कहां का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अभी मैंने बताया है कथक, कथक, कथक उत्तर प्रदेश का है। और कथकली अगर कर दिया जाए जो है तो वो हो जाएगा केरल का। तो वो नृत्य कहां का है? केरल का। याद रखिए कुल मिलाकर के भारत में सिर्फ 8 ही नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। पूछता भी इन्हीं में से, और 8 में से ये 4 ही को पूछता है। बाकी जैसे उड़ीसा का है उड़ीसी, वो आप शब्द से पकड़ लेंगे। मणिपुर का मणि है, मणिनी है, तो वो भी आप पकड़ लेंगे कि मणिपुर का होगा, तो वो तो पूछते ही नहीं है। तो 2 ऐसे ही हट गए। ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछते हैं। कुल मिलाकर के 8 ही हैं। अब 8 हैं तो 8 में अब एक नया जो है वो छऊ नृत्य, एक नया नृत्य है। तो छऊ भी आपको याद रख सकते हो, तो रखिए। देखिए छऊ जो नृत्य है ये नृत्य नया है, और 9 नंबर का शास्त्रीय नृत्य शामिल किया गया है। छऊ उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में किया जाता है। तो छऊ नृत्य के बारे में तो इतनी बातें यहां ही आपको याद रहे। देखिए सबसे पुराना नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्य है। भरतनाट्य तमिलनाडु का सबसे पुराना नृत्य है। भरतनाट्य शास्त्रीय नृत्य जो 9 हैं, 8 हैं, और नमा ये नया है। तो नया तो आपको पता ही है, मैंने बताया शास्त्रीय नृत्य जो है वो नया शामिल किया, वो छऊ नया शामिल किया गया है। लेकिन जो अगर सबसे पुराना पूछा जाए तो भरतनाट्यम है, और वो कहां का है? भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। बस इतनी बातें, बहुत सारी चीजें हैं हम आपके सामने इसमें। दूसरी चीज जो ये नृत्य है छऊ जो 9 नंबर का है, नया माना गया है, इसको विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है 2010 में। तो इतनी ही चीजें बस याद रखिएगा, बाकी और ज्यादा चीजें हम नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपकी तरफ से देखो बहुत कमेंट आ रहा था कि सर एक मैराथन क्लास के रूप में जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं 15-20 क्वेश्चन हमारे बन जाएं उतना पढ़ा दीजिए। तो ये एक वीडियो आपकी जो मैराथन है काफी है, बाकी इसी के टुकड़ों में देख सकते हैं। आके अलग अलग वीडियो इसी प्लेलिस्ट में जाकर के टुकड़े टुकड़े में अगर देखना है तब भी देख सकते हैं। पूरी मैराथन आज देख लीजिएगा, रिपीट करके 2-3 बार सेव कर लीजिए, 2-3 बार देख डालिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2015 की शुरू हुई? देखिए मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था कि स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड इंडिया है, और ये जो है ये योजनाएं 18 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें सेकेंड मीटिंग में पूछ ली हैं। तो अब आपके सामने जो कुछ हम योजनाएं बताए देते हैं, अब इनसे पूछ सकता है। ये 4 योजनाएं हैं जो आपको कम से कम तो याद रहनी चाहिए।
उर्दू वाले बाकी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए। अपनी जो मैराथन लगाई जा रही है उर्दू में वो जरूर देखिए और खूब शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग कुछ नया करते हैं। तो इसमें 2015 में कौन सी योजना की शुरुआत हुई? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। 2015 में जिस योजना की शुरुआत हुई उसका नाम है कौशल ऋण योजना। कौशल ऋण योजना आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। आपसे ये जो योजनाएं पूछ रहे हैं ये 2014 जब से नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं गद्दी पर और 2020 तक की ही योजनाएं पूछ रहे हैं। अगर ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं 2014 से 2020 की ही योजनाएं पढ़ लीजिए, अगर योजनाओं से सवाल आपको ज्यादा लगता है और सुरक्षित होने के लिए पढ़ना चाहते हैं, वरना इतना ही काफी जितना हम बता रहे हैं। तो 2015 को कौशल ऋण योजना आपसे पूछी गई जा सकती है, आई है कौशल ऋण। दूसरी बात, जनधन योजना। जनधन योजना आपको हर कीमत पे याद रखना है, हर हाल में याद रखना है जनधन। तो जनधन योजना 28 अगस्त 2014 की है। ये 28 अगस्त जो है 2014 की योजना है जनधन योजना। इसके बाद में है आयुष्मान भारत योजना, बहुत फेमस योजना है, बार बार इससे सवाल पूछ रहे। ये 23 सितंबर 2018 की है और रांची से शुरू की गई। कहां से शुरू की गई है? तो रांची से। कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना 2018 की है। 2018 जो है वो आपको याद रखना है, आयुष्मान भारत 2018 की योजना रांची से शुरू की गई। स्वच्छ भारत, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको याद भी होगी 2 अक्टूबर 2014 सबसे पहली योजना सरकार बनने के बाद यही योजना सरकार ने शुरू कर दी, क्योंकि 14 में नरेंद्र मोदी जी बैठे गद्दी पर लगभग अप्रैल मई में, उसके बाद में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2 अक्टूबर से इस योजना को लागू किया 2014 से। तो उम्मीद करता हूं ये योजनाएं आपको याद रहेंगी। जैसे बाकी अब स्टार्टअप इंडिया है वो तो पूछे, हाँ एक योजना मुझे याद आती है, वो आपको हो सकता है याद रहे, वो जो है मेक इन इंडिया। अभी नहीं पूछी है मेक इन इंडिया, अगर पूछी होगी तो शायद मैंने PYQ का पेपर नहीं देख पाया है जो अभी हुए हैं, अभी 1-2 हमने पेपर देखे भी नहीं है। तो मेक इन इंडिया आपको याद रखना है 25 सितंबर 2014 की है। तो ये 25 सितंबर 2014 की है, अगर मिलाने को पूछ ले थोड़ा टफ हो जाएगा। इसके बाद में जो है स्वच्छ भारत वो भी 2014 वो अक्टूबर की है। तो इनमें क्रम आपसे पूछ ले सकता है कौन सा किसके बाद में आई है। और इसी तरीके से जनधन योजना भी 2014 की है, लेकिन वो 28 अगस्त की है जनधन योजना। तो 2014 की 3 योजनाएं, एक तो जनधन योजना आपको याद रहे, एक स्वच्छ भारत आपको याद रहे, एक मेक इन इंडिया याद रहे। क्रम इनका अपने हिसाब से लगा लीजिए, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। आगे देखिए प्रश्न अपने पास नोट भी करते हुए चला कीजिए। देखिए लीलावती किताब का फारसी में अनुवाद किस फारसी विद्वान ने किया है? देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, किताबों से पूछे। देखिए किताबों मैंने बिन्स ऑफ फ्रीडम इंडिया बताई थी, वो पूछ ली है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपसे पूछ ली है। तो आप सत्य के प्रति प्रयोग जो है माइट टू एक्सपेरिमेंट लाइव के लिए जो किए गए थे, किताब लिखी है गांधी जी ने, वो आपको याद रखना है। डिवाइडेड इंडिया आपको याद रखनी है। लाला लाजपत राय गीता रहस्य आपको याद रखना है। जो किताबें मैंने बता दी थी वो सारी किताबें हैं, कम से कम 10 किताबें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पढ़ाने को क्या मैं किताबों पर पूरा सेशन लेकर के आ जाऊं तो पता चला 1 घंटा किताबों में चला जाएगा। आप सिर्फ 8-10 किताबें, 7-8 किताबें हैं, बस वही याद करिए। हम उतना ही पढ़ाना पसंद करते हैं जितना आता है। तो लीलावती ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपसे पूछी जा चुकी कई बार। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है फैजी ने। अब आपको याद रखना फैजी। देखिए बदायूनी का जो नाम आपको याद रख 2 बार रिपीट हो चुका है और हम पीछे आपको MCQ में करा भी चुके हैं। बदायूनी महाभारत और रामायण बदायूनी ने तर्जुमा, महाभारत रामायण बदायूनी ने तर्जुमा, ये चीज आपको रट लीजिए। इसके बाद में एक नाम आपको देखता है अबुल फजल। अब्बुल फजल का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवरत्नों में शामिल है अकबर के। तो रहीम खान खाना भी नवरत्नों में शामिल है। ये काम ज्यादातर फारसी में अनुवाद कराने का, संस्कृति किताबें जो हैं उनको अनुवाद कराने का काम जो है वो अकबर ने ही, बादशाह ने किया है। तो फैजी का नाम आपको याद रहेगा, लीलावती का तर्जुमा क्या है, अबुल फजल का नाम आपको याद रखना है। काहे के लिए है? तो पंचतंत्र जो है, पंच जो है वो आपको याद रखना चाहिए। पंच तंत्र का जो है वो अनुवाद जो है किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। तो इसका नाम रहीम खान खाना का नाम किस लिए हमें याद रखना है? रहीम खान खाना ने बहुत बड़ी किताब नल दमयंती जो है, नल दमयंती का तर्जुमा अनुवाद जो है वो रहीम खान खाना ने किया था। और एक नाम आपको याद रखेगा, शाह मोहम्मद शाहवादी।
तो शाह मोहम्मद शाहवादी जो किसी भी कीमत पर आपको दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी इतिहास की सबसे बड़ी किताब। राजतरंगिणी आपसे पूछा जा सकता है राजतरंगिणी में कहां का इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं, तो कश्मीर के। तो राजतरंगिणी का अनुवाद शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया है, ये इतना याद रहेगा। तो इन चारों के बारे में याद रहेगा। बदायूं की 2 किताबें हैं, वो यहां आपको मालूम है, पीछे हम पढ़ा भी चुके हैं, तो वो तो आपको याद ही रहेंगी। अगला प्रश्न देखिए। अब ये देखिए, मूवमेंट जो हुए, आंदोलन हुए, उनके नेताओं से संबंधित प्रश्न पूछ चुके हैं। 1857 में कानपुर से, लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से किसने नेतृत्व किया, यह प्रश्न बन चुका है। अब इस प्रश्न पर हम लोग आते हैं जो किसानों के जरिए चलाए गए आंदोलन है, देश को आजाद कराने में उनकी भूमिका। तो सन्यासी विद्रोह, सन्यास विद्रोह आंदोलन जो है वो उसकी शुरुआत पहले याद रखिए 1763 से 1800 तक चलता रहा। इस विद्रोह को कहां से और किसने शुरू किया था, तो इस विद्रोह के बारे में आपको बताना है। और सन्यास विद्रोह किसी भी कीमत नहीं, तो बिहार और बंगाल से यह विद्रोह चला, बिहार और बंगाल में यह विद्रोह हुआ, और इसके जो नेता थे वो शंकराचार्य, आपको नाम याद रहेगा, उम्मीद करता हूं सभी का याद रहेगा। इस विद्रोह में शंकराचार्य ने किया, शंकराचार्य इंपॉर्टेंट है, और ये सन्यास विद्रोह का नेतृत्व किया है। कभी कभी इसमें जो है वो केना सरकार का भी नाम दे देते हैं कि केना सरकार ने किस आंदोलन से संबंध है, तो सन्यास विद्रोह से। इसके बाद में नीचे से बात करते हैं तो तीरथ सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीरथ सिंह, जिसको हर कीमत में आपको याद रखना है। तो खासी विद्रोह, खासी विद्रोह जो है उसका नेतृत्व है, ये कहां से हुआ, मेघालय से। खासी विद्रोह कहां से हुआ, मेघालय से, उसका नेतृत्व किया है तीरथ सिंह ने। कब हुआ है ये भी आपको अगर याद रहे, तो जरूरी नहीं है ये 1833 में ये आंदोलन हुआ था। तो खासी विद्रोह उसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने, कहां से हुआ, तो मेघालय से। किस सन में हुआ, तो 1833 में। इतनी देखिए, बहुत सारे कम से कम 50-60 आंदोलन हैं जो किसानों ने किए, आपको ये 4 याद रख लेना है। इसके बाद में बुद्ध भगत, ये किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में आपको नहीं भूलना है। छोटा नागपुर, जिसको झारखंड कहते हैं, उर्दू वाले याद रखिए, छोटा नागपुर की जिंदगी पे लिखा हुआ नावल फायर एरिया है, और इसलिए आपको यह याद रहेगा, छोटा नागपुर झारखंड को, यह है कोल विद्रोह। कोल फायर एरिया जो नॉवेल है इलियास अहमद गद्दी का, उसमें भी कोल की ही जिंदगी पर बहस की गई है। कोल जो खुदाई होती है कोयले की, उसकी खान में जो मजदूरों का इस्तेसाल यानी शोषण होता है, उसके खिलाफ लिखा गया नॉवेल है। उसी तरीके से उसमें जो विद्रोह हुआ था वो बुद्ध भगत ने विद्रोह किया था। 1800, ये भी 1832 या 33 में हुआ था। तो उसका नेतृत्व जो है किसने किया है, बुद्ध भगत ने किया है। कहां, छोटा नागपुर, नाम क्या है, कोल विद्रोह। कोल आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में है त्रियंबक जी जो हैं, त्रियंबक जी, उनका आपको याद रखना है। इनने किसका नेतृत्व किया है, किस आंदोलन का, ये भी, इनका भी नाम बहुत बार उछलता रहता है। 1818 से 1831 के बीच सन आपको याद रहना है। पश्चिमी घाट पर भील विद्रोह, भील किसी भी कीमत पर नहीं आपको याद रखना है, वो भूलना है। भील विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। भील विद्रोह, पश्चिमी घाट। इसके बाद में अगला प्रश्न है खोंड। खोंड विद्रोह कई बार पूछा, ये किताबों में भी नहीं मिलता है। खोंड विद्रोह आपको याद रखना है कि 1837 से लेकर के 1856 तक जो विद्रोह चला था। अच्छा, कूका विद्रोह एक मुझे याद आता है, याद रखिएगा कूका, उम्मीद करता हूं अगर किसी को याद होगा तो जो है वो पंजाब वगैरह से है। यहां पे खोंट, जब हम टॉपिक पर पहुंचते हैं मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आने लगते हैं, प्रश्न। खोंट विद्रोह 1837 से लेकर के 1856 तक उड़ीसा में हुआ, ये भी आपको याद रखिए, उड़ीसा में हुआ। इसका नेतृत्व आपको बताना है किसने किया है। उम्मीद करता हूं इसका नेतृत्व आपको सभी को मालूम होगा, और जिस बच्चे ने दिया होगा बी, चक्र बिश्नोई का नाम आपको याद रखना है। चक्र बिश्नोई ने है जो वो इसका नेतृत्व किया है। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया। अब ये देखिए, यहां से नीचे देखिए, सीताराम राजू। सीताराम राजू का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। इनका संबंध है जो है रंपाओ विद्रोह से इनका संबंध है। रंपाओ विद्रोह आंध्र प्रदेश का है, उससे इनका संबंध है जो सीताराम राजू का। इसके बाद में है भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताराम का नाम चाहे रहे याद या ना रहे, लेकिन भगत जवाहर मल का नाम आपको नहीं भूलना है विद्रोह के मामले में। तो भगत जवाहर मल, इनका विद्रोह का संबंध किससे है, तो पंजाब,
अभी मैंने बताया कूका विद्रोह, पंजाब का है कूका विद्रोह, 1840 से 1872 तक हुआ। तो इसीलिए भगत जवाहर मल का नाम उम्मीद करता हूं आप सबको याद रहेगा। एक नाम और दिख रहा है दिगंबर और साथ साथ में विष्णु। दिगंबर और विष्णु दरअसल ये अलग अलग हैं, दिगंबर अलग हैं और विष्णु अलग हैं। इन दोनों लोगों का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किस विद्रोह से है, तो ये विद्रोह आपको याद रखना है, ये भी भील विद्रोह है जो पश्चिम बंगाल, सॉरी भील नहीं, नील विद्रोह यार, मील विद्रोह। तो मील विद्रोह का संबंध पश्चिम बंगाल, इनका संबंध उसी से है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बाकी जैसे ये आपको नाम याद रखना चाहिए, ये नाम याद रखना चाहिए, बाकी जो हमने इसमें बताए हैं ये वाले नाम जो है वो सब याद रहना चाहिए, बस इतना ही काफी है। तो इसी तरह से लगातार अब इसके आगे देखिए अगला जो प्रश्न है। पहली बात ये याद रखिए कि अगर आप में से कोई भी बच्चा इसको पहली बार हमारे चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा और अपने सजेशन जरूर देते रहिएगा। बाकी आप उर्दू के हैं तो अपने उर्दू वाले साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। कोई जीके जीएस के लिए इतनी मजबूती से खड़ा नहीं हो रहा जितने अच्छे से हम एक्सप्लेन आपके सामने करके लाते हैं। पहला गवर्नर जनरल आपको बताना है, वो गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। उम्मीद करता हूं सभी को ये आंसर आते होंगे और एलटी ग्रेड का एग्जाम देना हो या कोई भी एग्जाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा विलियम वेंटिक का नाम आपको याद रखना है। नंबर 1 पर याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाता है तो विलियम वेंटिक ही है। यही वो गवर्नर है जिसने 1800 कितने याद रखिएगा 1829 में जो है वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और इसमें जो है वो 17 तरह के जो है वो नियम बनाए थे। ये भी कई बार पूछा गया कितने तरह के नियम के तहत ये काम किया गया था, 17 तरह के ये नियम बनाए गए। और इसी में आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में जितनी जानकारी हो सके उतनी लेनी चाहिए। कि राजा राम मोहन राय का नाम इसलिए ज्यादा उछलता रहता है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान को पुनर्जागरण किया है। तो राजा राम मोहन राय जो हैं उनसे मिलकर के ही ये काम विलियम वेंटिक ने किया था। एक बात। दूसरी बात याद ये रखने की बात है कि 1933 में 1833 में यहां पर लिख देते हैं 1833 में कितने 1833 में क्या हुआ, तो सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। तो अब इस तरह से ये प्रतिबंध कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। देखिए आपके ही आदेश थे जिसकी वजह से हम इस तरह के क्वेश्चन लेकर के आने लगे, जिसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ला करके बल्कि हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसमें मुझे मजा नहीं आता है। हम तो 4 ऑप्शन देकर के एक्सप्लेन करने वाले अध्यापक हैं और उसी में हमको मजा आता है। देखिए अच्छा मोटी मोटी चीजें और भी हमें याद आती हैं तो हम इससे बता देते हैं कि विलियम वेंटिक जो है, इसके बारे में एक चीज और, भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज कोलकाता में स्थापना जो हुई है वो इसी के समय हुई है। याद दूसरी बात रखना है कि जैसे नरवली थी, नरवली जो प्रथा थी उसका भी अंत जो है वो सर्वप्रथम जो किया था वो विलियम वेंटिक ने ही किया था। पूर्ण रूप से इसको समाप्त करने का काम इसी ने ही किया है। और बहुत से ऐसे काम किए हैं जैसे ठगी प्रथा है उसका अंत कर दिया है, या फिर जो है स्लीमन प्रथा थी उस पर इसने प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो इस तरह से जैसे पश्चिमी सभ्यता जो है उसमें इसने क्या करा है, तो आंग्ल पाश्चात्य जो सभ्यता थी यानी अंग्रेजी जो सभ्यता थी उसमें भी जो है वो मैकाले की सहायता से इसने जो है उसको प्रचलित करने का भी कार्य किया। बस इतनी बातें याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजधानी परिवर्तन कोलकाता से शिमला करने वाला अंग्रेज कौन था। उस गवर्नर का नाम आपको अब बताना है कि जिसने जो है वो शिमला राजधानी कोलकाता से परिवर्तन कर दिया था। 2 अंग्रेज, एक ने कोलकाता को बांट दिया था, वो हमने बताया था 1905 में, आपको लॉर्ड कर्जन का नाम याद रहेगा। लेकिन ये शिमला वाला जो है वो फैक्ट आपको याद रखना है नंबर 1। तो इसमें आपका आंसर जो जिसका भी पता होगा, जिसको डलहौजी का नाम आपको याद रखना है। डलहौजी का शासनकाल भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 1848 से लेकर के 1858 तक यही था। और यही एक कारण भी था कि जिसने 1857 की क्रांति करवाई थी। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो शासक है वो कैनिंग है, गवर्नर जनरल जो है वो कैनिंग था। लेकिन उसको इसीलिए लाया गया था, इसी की वजह से डलहौजी ने इस तरह की नीतियां बना दी थी। डलहौजी के बारे में याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जैसे रेलवे सेवा है, डाक सेवा है, तार व्यवस्था है, इन सभी की शुरुआत करने वाला जो है वो डलहौजी ही है। एक चीज आपको याद रखना। और 1854 में कितना है, 1854 आपको याद रखना है। 1854 में वुड डिस्पैच जो है और स्त्री शिक्षा पर जोर देने का काम जो किया है वो डलहौजी ने ही किया है। तो डलहौजी के इतने फैक्ट आपको याद रहेंगे। तो यही वो बंदा है जिसने राजधानी परिवर्तन किया है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना इसी ने की थी। तो जो है सार्वजनिक निर्माण जो होते हैं उनकी व्यवस्था भी इसी ने की थी, ये चीज आपको याद रहेगी। अगला सवाल, अगला प्रश्न यह है, दूसरा दिल्ली दरबार 1911। देखिए 1911 में ये लगा था
1911 में लगा था, जिसमें ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम, यहां पे देखिए ये टाइपिंग एरर है, जॉर्ज पंचम का नाम आपको याद रखना है। तो जॉर्ज पंचम जो है वो आया था और उसकी वाइफ तो थी राजकुमारी, जिसको मैरी कहते हैं, ये भी आई हुई थी। तो इनके स्वागत के लिए जो दरबार लगाया है वो लॉर्ड, आपको याद रखना है, हार्डिंग द्वितीय ने लगाया था। और हार्डिंग द्वितीय का जो समय सीमा है जहां से उसने शासन किया है तो 1910 से लेकर के 1916 तक किया है। कुल मिलाकर के ये ज्यादातर 5-5 साल के लिए ही आते थे। तो 1910 से लेकर के 1916 तक हार्डिंग रहा। हार्डिंग द्वितीय का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एक और भी आया हुआ है। तो इसी के समय दरबार जो है वो लगा था। देखिए अगर आप उर्दू के छात्र हैं तो आपको मालूम होगा दरबार दहली जो है नज्म लिखी थी अकबर इलाहाबादी ने, वो इसी के लिए लिखी थी, जॉर्ज पंचम के लिए और राजकुमारी मैरी के लिए ही लिखी थी। आप में से कोई भी बच्चा उर्दू का स्टूडेंट है तो अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पर दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं और इसका अध्ययन कीजिए, इसमें प्रैक्टिस लगाइए। बाकी जो भी इस किताब के बारे में जानकारी चाहिए वो नंबर आपको दिखता है, उसी नंबर से आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कोई भी मशवरा है दे सकते हैं, कोई व्हाट्सएप नंबर, सारी चीजें उसी पर हो सकती हैं। तो इतनी बातें आपको याद रहेंगी उम्मीद करता हूं। देखिए एक चीज और याद रखिए, देखिए बंगाल विभाजन भंग जो हुआ है उसको भी भंग करने का काम भी इसी ने किया है, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और फिर 1905 में बंगाल विभाजन के बाद में 1911 में विभाजन को रद्द करने का काम जो है वो इसी ने किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए हम उन्हीं को क्वेश्चनों को लेकर आते हैं जो आपसे पूछे जाते रहते हैं। दूसरी बात कि भारत की जो राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली परिवर्तन जो है उसकी घोषणा 1911 में की गई थी, वो भी इसी ने ही की थी। 1911 में जो है वो दिल्ली को राजधानी, लेकिन 1912 में फिर परिवर्तन करके कोलकाता को राजधानी बनाया गया था। तो कोलकाता से शिमला की राजधानी किसने बनाई, ये आपको याद रहना चाहिए। कोलकाता से दिल्ली की राजधानी किसने बनाई है, तो हार्डिंग ने। फिर वापस दिल्ली से फिर कोलकाता किसने बनाई है, वो भी हार्डिंग ने। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। देखिए आप अगर पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो भी सजेशन है उसको दीजिएगा, जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो भी हमको बताइएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कल एक्सप्लेन में गलत हुआ है, तो इसको हम आपके सामने फिर से करेक्ट करके लाए हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये हमने कहा था कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो सागर है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमने वहां पे झारखंड बता दिया था, ये झारखंड में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। और जिसने भी बताया है उन सभी का धन्यवाद। देखिए खुशनुमा है, वो बहुत कोशिश करती हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी लगातार मेहनतें हैं और ऐसे ही स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो होते हैं तैयारी करने वाले वही सफल भी होते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में है बल्कि झारखंड में नहीं है। और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश जो वो तेलंगाना है, भले अलग अलग एक ही स्टेट था अलग अलग है, तो तेलंगाना तक ये फैला हुआ है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अगर पूछते हैं तो वो बोरही है महाराष्ट्र में। बस इतना सा कल गलत हुआ था कि आंध्र प्रदेश की जगह पर झारखंड टाइप हो गया था और झारखंड ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये गलती हुई थी। जो गलती होती है हम अगली वीडियो में उसको फौरन सुधारते हैं, बाकी कोई वीडियो में गलती नहीं होती है। आप जो मोहब्बतें दिखाते हैं उसके लिए धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर कौन था, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने जो 4 ऑप्शन वाली वीडियो लेकर के आए थे उनमें इनका एक्सप्लेन किया है। तो लिन लिथगो का नाम आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लिन लिथगो है, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। मैंने क्या कहा था, जैसे गोलमेज आपको बताया था कि गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो मैकडोनाल्ड है, वो पूछा जा चुका है। तो हम ऐसी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अब भारत जो आजाद हुआ उस समय पर अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन है, तो माउंटबेटन है, ये तो आपको मालूम है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांतिकारियों की मां की उपाधि किसको दी जाती है, यानी भारतीय क्रांतिकारियों की मां की जो उपाधि है वो किसके पास है, तो मैडम बीका जो है जिकामा का नाम आपको याद रखना है यहां से। और अगर क्रांतिकारियों का पिता के रूप में पूछा जाता है तो वो है श्यामा जी। पिछली वीडियो में एक सवाल मैंने छोड़ा था कि 1800, हमने कहा था कि 1857 आपको याद रहना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसके समय जो है क्रांतिकारियों का प्रतीक चिन्ह क्या था, किसी ने नहीं बता पाया। बहुत अफसोस होता है और बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा कमल का फूल और रोटी था, ये आपको कमेंट करके बताना था, किसी ने नहीं बताया। तो इनके बारे में उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है कि प्रवाह और साथ साथ में जो है प्रवाह के साथ साथ में उद्गम, ये दो आपको यहाँ पे याद रखना है, पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। प्रवाह और उद्गम ये दोनों जो हैं वो ऐप हैं, यहाँ पर ऐप ही गलत लगा, ये किस संस्था के हैं, तो ऐप जो हैं ये ऐप है, इनको सही कर लेते हैं। तो ये आपका याद रखना है, आरबीआई का नाम आपको याद रखना है, आरबीआई जो बैंक है उसी के ये दोनों ऐप हैं। और याद रखिएगा सारथी आपसे पूछा जा सकता है, ये सेबी का है। अब आपको 2 सवाल अपने सर्च कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको याद रखना है सेबी से बी,
ठीक है, सेबी का नाम आपको याद रखना है, सेबी, हर हाल में किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। तो सेबी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये आप पहले जो है माधवी पूछी पड़ी थी, पूछा जा चुका है। अब ये और साथ साथ में आरबीआई का अध्यक्ष कौन है, ये सर्च करके जरूर नोट करके लिख लीजिएगा। तो आरबीआई बैंक और सेबी का दोनों का, तो इनके ऐप याद रखिएगा, प्रभा और उद्गम किसके ऐप हैं, आरबीआई के हैं, और सेबी का ऐप कौन सा है, तो सारथी है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मुझे बड़ा बेमन से मैं पढ़ाता हूं इस तरह के सवालों में, मुझे जब एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिलता है ज्यादा, तो फिर हमें बड़ी उलझन होने लगती है। हम 4 जो है ऑप्शन लेकर के, 4 ऑप्शन लेकर के एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, वो वीडियो बहुत दमदार मुझे लगता है होती हैं। लेकिन खैर आपका आदेश है तो हम मानते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि 28 फरवरी, देखिए इंपॉर्टेंट जितने भी जो दिन थे, दिवस थे, वो हमने पीछे वीडियो में बताए, बस उतने ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से अगला सवाल है, देखिए फ्लाइंग त्योहार हिमाचल प्रदेश का है, तो रोश जो है वो त्योहार किस समुदाय का है, यानी किस धर्म का है, तो यहूदी जो समुदाय है उसका आपको याद रखना है, उनका त्योहार जो है वो रोश है। ये पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। अब इसके बाद में देखिए, कंप्यूटर माउस का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर माउस का जनक आपको बताना है, तो ये याद रखिएगा। देखिए कंप्यूटर माउस का जनक आपको याद रखना है, कंप्यूटर का जनक आपको याद रखना है। साथ ही साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो www 3 बार यूज करते हैं, ये www होता है, इसका जनक जो है वो किसे माना जाता है, पूछा जा चुका है www का जनक, तो हर हाल में आपको याद रखना है। अब आप में से मैं सिर्फ उस बच्चे की तलाश में हूं जो ये बताए कि जो कंप्यूटर है उसका जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक कौन है, ये आपको याद रखना चाहिए, डगलस एंजिल व्हाइट का नाम आपको याद रखना है। माउस का जनक किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कोई भी बताइए। साथ साथ में जो बल्ब, लाइट बल्ब होता है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, उसका जो है वो जनक कौन है, ये इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताते हैं। गल्फ का मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है, फटाफट जवाब दीजिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा तमिलनाडु, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है 2-3 बार, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे भाग हैं और बहुत सारी चीजें हैं संविधान से, लेकिन संविधान पर अगर आपको डिटेल में, देखिए हम आज 3-4 टॉपिक आपको बता देते हैं, जहां से फिर एक बार आपके सामने 15 क्वेश्चनों की जुगाड़ हो जाएगी। सबसे पहले संविधान आपको याद कर लेना है, 3 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे पेपर में। संविधान, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव, साथ साथ में मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति, और पूरा संविधान के अनुच्छेद वगैरह को जो इंपॉर्टेंट है वो 3 सवाल यहां से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एलटी ग्रेड के लिए हम थ्योरी बता रहे हैं, साथ साथ में 3 जो है वो करंट से आपके तैयार हो जाएंगे। करंट को देख डालिएगा 3-4 महीने का, बस जो हम पढ़ा रहे या तो वही देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन वहां से आपके तैयार हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपसे जनगणना को हर हाल में पूरी रट डालिए, 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाए, 9 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन आपको हर हाल में कृषि से याद रखना है, तो यहां पर 12 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से देखिएगा, जो गिने चुने फैक्ट हैं अगर उनको आप कवर कर लेते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन बहुत आसानी और बहुत आराम से पहुंचे जा सकते हैं। बाकी 2-4-6 क्वेश्चन हो सकता है आपको चुटपुट जो पूछे जाते हैं उनमें भी आते हों, जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं, बड़े आसान पूछ लेते हैं। तो इस तरह से 15 क्वेश्चनों का तो बहुत अच्छा फंडा है। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। तो भाग नंबर 17 जो है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है, काहे का वर्णन है, तो भाषा का वर्णन। देखिए अगर भाग नंबर आपसे जो है ये 17 वाला हर हाल में पूछा जाता रहता है, ये 11 नंबर भाग आपको पूछा याद रहना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार का जो संबंध होता है वो भाग नंबर 11 में उसका वर्णन है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। और पीछे की वीडियो में भी 1-2 है 20 नंबर भाग, तो उसमें संशोधन पूछा जाता है और संशोधन का वर्णन है संविधान संशोधन का भाग नंबर 20 में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के भाग नंबर 1 में क्या है। देखिए 1 नंबर भाग तो बहुत आसान होता है, शुरू के 4 भाग तो आपको याद ही रहना चाहिए। जैसे पहले वाले में जो होता है वो इस बात का आपको याद रखना है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा, इसका वर्णन भाग 1 में है। और भाग 1 में ये है, अगर अनुसूची, सूचियां कितनी है 12, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, अनुसूची हैं तो 12 सूचियां हैं। 12 सूचियों में पहली सूची का अगर पूछा जाए तो उसमें भी आपको याद रखना है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन पहली अनुसूची में है, और पहले भाग में अगर पूछा जाए तो उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। तो ये चीज भी आपको याद रहना चाहिए, ये मोटी मोटी आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। और अगर भारत का पहले संविधान में, अच्छा आप ऐसे बता दीजिए भारत के पहले जो संविधान अनुच्छेद संविधान का है उसमें क्या वर्णन है। अब इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। आगे देखिए, संविधान की किस सूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो है सूची नंबर 4,
अनुसूची जो 4 है उसमें राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। देखिए पहली वाली सूची में तो हमने आपको अनुसूची में बता दिया है कि राज्य एवं केंद्र जो है शासित प्रदेशों का वर्णन है, और दूसरे में वेतन भत्ता जो सरकारी नौकरियों में मिलता है, पेंशन, उसका दूसरे में वर्णन, तीसरे में शपथ है जो दिलाई जाती है, और चौथे में जो है ये आपके सामने दिख रहा है कि चौथे में राज्यसभा जो है उसकी सीटों का आवंटन है। राज्यसभा के सदस्य हर हाल में याद रखिएगा ये 6 वर्ष के लिए होते हैं, और ये संसद का जो है वो स्थायी सदन है, और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, और निम्न सदन है उसके जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। हम इन पर डिटेल में बाद में बात कर लेंगे, अभी 2-4 टॉपिकों पर के बाद इस पर हम क्लियर करके एक एक टॉपिक पर हम लेकर के आ जाएंगे। 15 क्वेश्चन हमने बताए हैं, तो इन 15 क्वेश्चनों की तो हम जुगाड़ 15 दिन में खूब आराम से करवा देंगे, खासतौर से उर्दू वाले लिए। लेकिन आपको मेरे लिए यह करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ में अपनी जो है मशवरा जरूर दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। अगर उसके अलावा किसी उर्दू के अलावा और किसी सब्जेक्ट के आप छात्र हैं तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अपना सपोर्ट मुझको कीजिएगा कि फर्स्ट पेपर में और जो भी सुझाव है जरूर दीजिएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हुई हैं। अब इसके बाद में देखिए कि याद रहने की बात है कि सूची नंबर 9 अनुसूची में, इसमें भूमि सुधार से संबंधित वर्णन है। ये 9 नंबर कई बार पूछ चुके हैं, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना। अच्छा 11 नंबर सूची जो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए 11 नंबर भाग में अभी मैंने आपसे कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध है, भाग अगर पूछा जाए, लेकिन सूची नंबर अगर 11 पूछा जाए उसमें जिस चीज का वर्णन है वो पंचायत का वर्णन है। पंचायत का वर्णन आपको याद रखना है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां से है? तो कहां है ये? तो उम्मीद करता हूं ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। और दूसरी चीज जो है वो हरिश्चंद्र अगर अनुसंधान आपसे पूछा जाए तो वो भी प्रयागराज में है। देखिए आपको 2 बातें और फैक्ट हम इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहे हैं एलटी ग्रेड के लिए। देखिए एक तो ये है कि भारत में जो संस्थान हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के ही संस्थान देख लीजिएगा। एक ऐसा टॉपिक देख लीजिए जब हम उत्तर प्रदेश संस्थान है, या हम आपको 10-12 संस्थान उत्तर प्रदेश के लिखवा देंगे। पूछे जा चुके हैं कि लेदर का पूछ लेते हैं, कि चमड़ा का पूछ लेते हैं, कि बीज का पूछ लेते हैं, कि चावल का पूछ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीमेंट का आपको पूछ लेते हैं, तो सीमेंट का उद्योग कहां से होता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की एक चीज ये याद रखना, करंट में भी क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी जितने एलटी ग्रेड के हुए हैं उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं करंट से, और तीनों के तीनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से होते हैं। कोई खिलाड़ी को पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश, कोई स्टेडियम, कोई उद्घाटन, तो सब उत्तर प्रदेश से ही पूछते हैं। ये बात है, हालांकि ये मतलब जीके जीएस पूरी इंडिया और पूरे विश्व लेवल का शामिल है, लेकिन ये पूछते उसी का है, तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। अब उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब इसमें आगे देखिए वीडियो को आप में से बहुत लोग बच्चे कहते हैं कि सर हम कमेंट करना चाहते हैं और हम कमेंट ही नहीं आप पे कर पाते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती है। कमेंट आप बेटा इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सिर्फ मजा ले रहे हो, वीडियो देखते हो निकल जाते हो, देखते हो निकल जाते हो, मुझे पता है ना, और हम सब्सक्राइबों के लिए मरते भी नहीं है। तो अभी आप कर पाओ कमेंट तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। हमें तो पता है, हमें हंसी आती है ना। और वो बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में ही जुड़े हुए, हम व्यक्तिगत खूब जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर का जनक जो है वो विजय भाटकर को नाम आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर के जनक आपको, अब आप में से कोई एक बच्चा है वो ये बता दे सुपर कंप्यूटर जो भारत का है उसका नाम क्या है। 1-2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए एक चीज और, यहां पर सुपर कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा है, उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा, लेकिन अब यहां पर 2-4 चीजें और भी आपको देख लेनी चाहिए। जैसे चलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। हड़प्पा पे आ जाइए। हड़प्पा नगर धोलावीरा कहां है? हड़प्पा नगर तो धोलावीरा, ये आपको याद रखना है। तो धोलावीरा जो है उसको कितने भाग में ये पूछा जा चुका है, तो आंसर आपका सही होगा 3 भाग। 3 भागों में इसको बांटा जा चुका है। याद रखने की बात है कि हड़प्पा जो है वो बृहद, आपको याद रखना, स्थल राखीगढ़ी में है। 2-3 बार राखीगढ़ी और हड़प्पा से आपसे पूछा जा चुका है। तो इतिहास में हम आपको 5 पॉइंट बता देते हैं जहां से क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। एक आंदोलन और उनके आंदोलनकर्ता, खासतौर से उत्तर प्रदेश बाराबंकी से आंदोलन चलने वाले और हरदोई से चलने वाले, एक इतिहास से 1 पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जो है वो अंग्रेजों का हमने बता दिया है, जितना उतना ही काफी है। तीसरा पॉइंट आपको यहां से देखना अगर है तो हड़प्पा की सभ्यता और जैन धर्म और बौद्ध, इन दोनों लोगों के बारे में देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते चलते हैं, हिस्ट्री में इतना ही काम आपका है। तो ये राखीगढ़ी जो है वो इसी से संबंधित है। आगे देखिए एका आंदोलन, देखिए आ भी गया, यहां प्रश्न भी आ गया है। एका आंदोलन जो है वो प्रारंभ यूपी के किस शहर से हुआ था? देखिए ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है हरदोई और बाराबंकी से जो आंदोलन ये शुरू हुआ था। लेकिन याद रखने की बात आपको जो है इंपॉर्टेंट, वो चिपको आंदोलन की भी है। इसके प्रणेता कई बार पूछे जा चुके हैं, कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आपको याद रखना है। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जो है इसके नेता हैं, लेकिन इसका नेतृत्व और किसने किया था? तो आप में से कमेंट करके बताना चाहिए। एक बार पूरा चिपको आंदोलन आपको पढ़ लेना चाहिए सर्च करके।
आगे देखिए कृष्ण नदी, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा नदी जो है उसकी सहायक नदी आपसे पूछा गया है, तो भीमा, डॉन और तुंगभद्रा, ये तीनों जो हैं वो सहायक नदियां किसकी हैं? कृष्णा नदी की हैं। एक चीज आपको हर हाल में याद रखिएगा। दूसरी बात, चंबल की अगर सहायक नदी पूछ ली जाए तो चंबल की जैसे क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंधी, ये तीनों जो हैं वो चंबल की सहायक नदियां हैं। उम्मीद करता हूं इतनी तो याद ही रहेंगी। सहायक नदियां वैसे बहुत हैं लेकिन आपको सिर्फ इतनी ही याद रखना है। एक कृष्णा नदी की, कृष्णा की जो है नदी है उसकी आपको याद रखना है सहायक नदियां भीमा, डान, तुंगभद्रा, ये आपको दिख रही हैं। दूसरी आपको चंबल की याद रखना है, चंबल की क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंधी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि वैदिक घड़ी का आविष्कारक किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? ये आपका आंसर जो सही है वो है विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो हैं उनका नाम आपको याद रहेगा, लेकिन आपसे सवाल इतना है कि विक्रमादित्य का असल यानी जो वास्तविक नाम है वो कौन सा है? ये आप में से कोई कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विक्रमादित्य हैं, अशोक हैं, जिनके बारे में मोटी मोटी चीजें आपको याद होना चाहिए। राइटरों में चाणक्य हैं, इनको पता होना चाहिए। विष्णुगुप्त हैं, वो चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त तो उसी को कहते हैं, चाणक्य को ही कहते हैं। साथ ही साथ में जो है वो आर्यभट्ट के बारे में आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ये चीजें हम आपको बताते चलते हैं। हाँ, अब ये प्रश्न देखिए कि देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था, किस देश के लिए चलाया गया था? तो देवी शक्ति जो ऑपरेशन भारत ने चलाया था वो याद रखिए वो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया था। देखिए कल की वीडियो में हमने 5-6 आपके सामने जो ऑपरेशन चलाए गए उनके बारे में बताया था, वो आपको याद है। तो देवी शक्ति आपको याद है। गंगा आपको याद रखना चाहिए, मैंने कहा यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनके लिए जो गंगा चलाया गया था। आज ही हमने बताया हुआ था वो इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय थे उनके लिए चलाया गया था। तो ये 3-4 जो मोटे मोटे हैं कम से कम ये तो याद ही रहना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न यह है कि उदास भारत और भारत की आत्मा, हमने इसको भी कई बार बताया है कि उदास भारत और भारत की आत्मा, उदास भारत और भारत की आत्मा, ये इसके लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय का नाम आपको याद रखना है। और हमने 2-4-6 किताबें और भी बताई थी, वो वीडियो आपको देख लेना चाहिए। पीछे की वीडियो जरूर देखते रहिएगा, उनको रिपीट कर करके देखते रहिए। देखिए आपके पास समय कम है, टाइम इज शॉर्ट, टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो आपको क्या है कि जो पढ़ाया गया है उसी का रिवीजन बार बार करते रहिए। आप इधर खोजें उधर खोजें, इधर देखें उधर देखें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखते रहिए, फिर आपकी मर्जी। आप किसी को भी देखें, कम से कम एक फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते चले। बाकी अपने सब्जेक्ट को भी पूरी तरीके से हम पढ़ा चुके हैं, उसको सब कंप्लीट करा चुके हैं, उनको बार बार रिपीट करके देखते रहिए। आगे देखिए कि इको डेकन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक किसे कहा जाता है? यहां पर देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय साहब हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्हीं को जो है वो डेकन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक भी कहा जाता है। ये पूछ चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए असम। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जब पूछेगा तो बहुत मुश्किल होगा। आपको पढ़ाने वाले तो उन्हें तो भी चाहिए, उन्हें तो मर्जी हो जो चीज पढ़ाते बैठे हैं। आपको याद रखना है, यहां से हम आपको बता देते हैं कुछ फैक्ट, सिर्फ आपको वो याद रखना है। देखिए असम है, पंजाब है, तेलंगाना है, इन तीनों राज्यों में राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं? तो इन तीनों राज्यों में राज्यसभा की सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सीट हैं। एक चीज आपको इतनी याद रहेगी कि राज्यसभा की सीट कितनी है? 7 सीट हैं। अब आपको याद रखना, देखिए आपको पढ़ने को क्या है, विधानसभा की सीटें हर राज्य की याद रही है, तो 28-28, 36-36 राज्य कैसे याद करोगे? लोकसभा की सीटें याद रखिए, फिर विधान परिषद की याद रखिए, ये कुछ ना करिए। आप सिर्फ राज्यसभा की याद करिए, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की, क्योंकि अभी तक जो भी सीट से क्वेश्चन आया है वो राज्यसभा से ही आया है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्य आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इसमें जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 11 सीट हैं। तो 11 सीट कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों में 11-11 सीट हैं राज्यसभा की। इसी के साथ साथ में 7 सीट आपको दिख रही हैं कि असम, पंजाब, तेलंगाना, इन तीनों में 7-7 सीट हैं। अब एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंट, जैसे मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनको आपको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, साथ ही साथ में मिजोरम, आप नोट कर लीजिएगा, और पुडुचेरी, इतने राज्यों को आपको 9 को याद रखना है। इन 9 राज्यों में जिनके नाम बताए, इनमें सिर्फ राज्यसभा की एक ही सीट है, एक ही सीट है, तो इनको निकाल दीजिएगा। बाकी अब मैच कराने को पूछते हैं, ये मतलब 3 ये हैं, याद रहेंगे। 7-7 सीट वाले, 11-11 सीट वाले 3 रहेंगे, 1-1 सीट वाले 9 हैं, तो इतने कितने हो गए? 9 और 6 15 राज्य तो ऐसे निकाल दीजिए। बाकी आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो 31 सीट है,
राज्यसभा की, या फिर केरल में 9 है, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, कर्नाटका में 12 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं और तमिलनाडु में 18 सीट हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इनमें राज्यसभा की 3 सीट हैं तीनों राज्यों में, बस। और क्या रह गया? कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर सीट जो है आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सीटों में बस उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। बाकी सबसे कम में सीट में तो हमने बता दिया कि 9 है, जिनमें 1-1 सीट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन का आविष्कारक उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होना चाहिए, ये है ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन के आविष्कारक हैं। मोबाइल देखिए हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, मोबाइल का आपसे पूछा जाए जनक कौन है तो मार्टिन कूपर का नाम आपको याद रखना है। रेडियो का मार्कोनी को याद रखना है। टेलीविजन आपको हर हाल में याद रखना है, तो टेलीविजन का कौन है? टेलीविजन भी याद रखिएगा। इसका JL वेल्ड नाम आपको याद रखना है, ये टेलीविजन के हैं। अब जैसे इसके बाद में आपको दूरबीन का याद रखना चाहिए, गैलीलियो है, वो तो सभी को मालूम होता है, बहुत आसान रहता है। इसके बाद में एक और आपको डीजल का बहुत आसान है। डीजल जो है वो वैज्ञानिक का नाम ही डीजल था, उनका नाम पूरा मुझे जहन में नहीं आ पा रहा। ये परमानेंट सवाल जो है वो 3 आपसे पूछे ही जाते हैं पॉलिटी में, यूपी के एग्जाम के अंदर। आप PYQ देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो आइए आज जानते हैं कि क्या है लोकसभा, क्या है राज्यसभा, क्या है विधानसभा, क्या है विधान परिषद। इनमें से अगर एक भी बॉडी को आप समझ जाएंगे, चाहे लोकसभा और राज्यसभा को समझ जाएं, तो विधानसभा और विधान परिषद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। आपको मैं नोट बाई जो है आपके सामने लेकर के आया हूं, आप पॉइंट टू पॉइंट इनको अपने पास नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है लोकसभा। एक चीज याद रखिए कि भारत सरकार चलाने के लिए भारत की एक संसद है। मान लीजिए यही एक संसद है, यहाँ पर हम आपको क्लियर करके चलेंगे, थोड़ी चीज़ें समझा दें बैकग्राउंड तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक गोल जो है, ये एक संसद है और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ पर 2 हिस्सों में कलर चेंज कर देते हैं, 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ जो है वो लोकसभा है और इधर दूसरी तरफ राज्यसभा है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का मतलब पार्टियां नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, 2 सदन हैं और इन्हीं सदन के तौर पर दोनों को मिला करके कोई भी कानून जो है वो बिल के रूप में आकर के पारित हो जाता है। ये आगे हम बात करेंगे। अब एक चीज यहां से याद रखने की बात है कि मान लीजिए कि ये आपके सामने इधर लोकसभा है, इधर राज्यसभा है। अब इस लोकसभा में भी ये कैंडिडेट मान लीजिए ऐसे ये कैंडिडेट बैठे हुए हैं। इस वाले सदन में ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, दूसरे ये इसी के अंदर आपको देखेंगे ये बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इसके बाद में इसी सदन के अंदर बैठे हुए आपको ये वाले जो हैं वो बसपा के होंगे या सपा के होंगे, यानी कई पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं वो इस वाले क्षेत्र में बैठे हुए हैं। और इन्हीं में से एक किसी भी बहुमत प्राप्त जो कैंडिडेट होंगे, जो पार्टी होगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। इधर वाली साइड में भी तमाम पार्टियों के कैंडिडेट बैठे होते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्पेशल नहीं हो सकता। इस वाली बॉडी से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जो हो सकता है वो उपराष्ट्रपति हो सकता है राज्यसभा से, और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इतनी चीज समझ लीजिए। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं यही सेम चीज आपको समझने के लिए याद रखना है, राज्य की सरकार चलाने के लिए भी होता है। जिस तरह से ये संसद है, संसद के अंदर 2 बॉडी हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य के अंदर विधानसभा होती है। विधानसभा में एक विधानसभा जो बॉडी भी होती है और दूसरी तरफ विधान परिषद होती है। एक बात याद रखिएगा कि विधान परिषद जो होता है वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। आगे ये बात आपके सामने आएगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना ग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग उर्दू के हैं तो उनका जीके जीएस या पॉलिटी बहुत कमजोर होती है, इसलिए मैंने ये समझाने की कोशिश की। अब यहाँ से देखिए, आपको याद रखना है कि भारतीय जो निचला सदन, ये दोनों सदन जो अभी हमने आपके सामने बताए, फिर एक बार देखिए, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। तो इनमें ये जो लोकसभा है ये निचला सदन है, इसको निम्न सदन कहते हैं। और ये वाला जो सदन राज्यसभा है ये उच्च सदन है, और ये उच्च सदन होने के साथ साथ स्थायी सदन है, क्योंकि इसे कभी भी राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। इस वाले सदन को 5 साल बाद अल्टीमेटली अपने आप ये भंग हो जाता है, और ये जो है वो जनता के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट होते हैं, जिनको हम लोग MLA जो है
MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद कहते हैं। इसी तरीके से सांसद ये भी होते हैं, लेकिन ये 6 साल के लिए होते हैं, ये 5 साल के। ये एक अलग विशेष प्रक्रिया के जरिए चुने जाते हैं और ये एक जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये आम चुनाव के तहत चुने जाते हैं। यही सेम कहानी राज्य के अंदर होती है। दोनों को एक साथ हम समझाते हुए चलते हैं। अब यहीं से देखिएगा, सीधे सीधे देखिएगा कि देखिए जो लोकसभा होती है उसके सदस्यों का सीधा चुनाव जनता द्वारा होता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि अपने भारत के अंदर कुल मिलाकर के 552 सीट जो हैं वो लोकसभा के लिए हैं थी। अब इस टाइम पर मौजूदा हालत में 550 सीट मानी जाती हैं, जिन पर सांसद जो हैं वो 545 ही हैं। 545 सांसदों में ही सरकार बन जाती है। 545 का आधा आप करेंगे तो 545 का आधा जब आप करते हैं तो आधे से एक सीट ज़्यादा जो है जिसकी भी होगी वो उसकी सरकार बनेगी। मसलन 545 का अगर आधा करेंगे तो 506 जो है 73 पर सरकार बन जाएगी, क्योंकि 572 जो है 273 जो है उस पर सरकार बन जाएगी, क्योंकि 272 तक आप 272 का दुगना करेंगे तो 544 हो पाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा। कुल मिलाकर के सभी बातों की एक बात है कि राज्य और लोकसभा में जो कैंडिडेट हैं वो वर्तमान में 545 हैं और ये अधिकतम 550 हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, अभी इस पर भी हम बात करते हैं कि 5 वो उनकी गिनती क्यों नहीं होती। एक बात याद रखिए, 552 टोटल थे, जिनमें से 2 जो कैंडिडेट हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता था, ये देखिए एग्लो इंडिया, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसी वजह से 552 के बजाय 550 होते हैं। अब ये जो 550 सांसद होते हैं ये 530 जो है वो राज्यों से आते हैं। यानी भारत में 2 तरह के राज्य हैं, एक तो पूर्ण राज्य हैं, दूसरे जो है वो केंद्र शासित राज्य हैं, जिन पर कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार का जो कंट्रोल है ये 8 राज्य हैं टोटल केंद्र शासित। इनमें से 8 में से जो सीट आती हैं लोकसभा की जीत करके वो 20 कैंडिडेट आते हैं। 530 पूरे भारत से आते हैं, तमाम राज्यों से। तो इस तरह से आपके पास टोटल जो हो जाएंगे वो 550 हो जाएंगे। लेकिन 545 क्यों आते हैं, क्योंकि पीओके जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए वो भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा होने के नाते क्या हुआ है कि उन 5 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाता है। तो वो 5 सीटें हैं तो, लेकिन वो उस पर पाकिस्तानी सेना का जबरन अधिकार बना हुआ है। उन पर चुनाव भारत जब कराएगा, उस पर हम अपने अंडर में जब उसको ले लेंगे हिस्से को, तो 550 सीटों पर चुनाव हो जाया करेगा। आगे देखिए, अब 500 जो है कुल मिला के वर्तमान में सांसद जो है वो 543 हैं। आई थिंक ये हमारे ख्याल से आंकड़ा गलत है, 545 सांसद हैं। इसके बाद में लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल आपसे पूछा जाता है। लोकसभा के कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। ऐसे ही विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 साल के लिए होता है। मैंने क्या कहा, जो स्थिति केंद्र की सरकार के लिए लोकसभा की है वही स्थिति राज्य की सरकार में विधानसभा की है। तो इसी तरह से अब ये भी याद रखिए, विधानसभा के कैंडिडेट भी 25 साल की उम्र में चुने जाते हैं। इसी तरीके से 25 साल की उम्र में जो है वो सांसद भी चुने जाते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल की उम्र चाहिए। इसी तरह से राज्य में विधान परिषद का बनने के लिए आपको उम्र भी 30 साल चाहिए। उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आई। अगला पॉइंट देखिए, अब ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपके सामने कहा कि ये मतलब हमारा संसद है, इसमें ये 2 सदन हैं, ये लोकसभा सदन है। अब इसमें जिसकी भी सरकार बन गई है लोकसभा में, इन्हीं के में से एक जो वरिष्ठ कई बार जीता हुआ सांसद होगा उसको अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और उसको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा। और इधर से लोकसभा वाले भी अपनी का मतलब बातें रखेंगे, इधर से लोकसभा वाले रखेंगे, ये राज्यसभा वाले भी अपनी बातें रखेंगे। और ये बंदा जो है ये दोनों लोगों की पूरी तरीके से सुनेगा और सुनने के बाद में सभी को मौका बराबर बराबर देता रहेगा। इस बैठे हुए कैंडिडेट को याद रखिएगा, ये बैठे हुए कैंडिडेट को ही अध्यक्ष कहते हैं या फिर स्पीकर कहते हैं। आप में से हमारा सवाल है कि वर्तमान में भारत के स्पीकर कौन हैं? ये बहुत चर्चा में रहते हैं और आपसे पूछा जाता है, इसलिए किसी को भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, तो स्पीकर का पद जो है वो उसी में से होता है जो लोकसभा में जिस बहुमत की सरकार होती है, यानी जो पार्टी सत्ता में होती है उन्हीं का अध्यक्ष होता है, उसी को स्पीकर कहते हैं। ये क्या होता है, ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको फैक्ट याद करना है। देखिए, जो भी बिल होता है
वो लोकसभा और राज्यसभा, पहले लोकसभा में रखा जाता है, वहाँ से वो पारित होकर के राज्यसभा में पहुँचता है। राज्यसभा में जब वो पहुँचता है तो अगर किसी भी स्थिति में बिल जब पारित होता है तो उसमें अगर एक ही बराबर इक्वल वोट पड़ गए हैं और कोई भी निर्णय नहीं निकला तो ये जो अध्यक्ष होता है ये अपना निर्णायक वोट डाल सकता है, पक्ष या विपक्ष दोनों में। बिल के पक्ष में डाल सकता है, बिल के विपक्ष में भी डाल सकता है। तो इसकी ये पावर बहुत होती है, ऐसा अगर पूछा जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, बिल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं संसद में जो पेश किए जाते हैं। उनमें जो वित्त विधेयक होता है, बिल जो होता है पैसे से संबंधित जो बिल होता है, मनी बिल जिसे कहते हैं, वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यानी पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, वो विधानसभा में किसी भी कीमत पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि सरकार होती है लोकसभा की, तो पैसे का जितना भी है, किसी को भत्ता देना है, किसी को नौकरियों में सैलरी देनी है, या टैक्स लगाना है, या बिजनेस को जो है या टैरिफ किसी पे लगाने हैं, तो ये सारी शक्ति जो है वो लोकसभा के पास होती है। तो फिर वित्त जो है विधेयक का देख रेख भी लोकसभा की होती है। तो लिहाजा बिल के बारे में जो विवरण या बिल के बारे में जो धन के बारे में जो विवरण या धन के बारे में कोई जो बिल है वो भी लोकसभा का ही अधिकार है। उम्मीद करता हूं इतनी चीज समझ में आ गई होगी। राज्यसभा से इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसमें कभी नहीं पेश किया जा सकता। एक बात आगे देखिए, अब यहीं से देखिए कि जो लोकसभा होती है उसे जो है वो भंग किया जा सकता है। यानी कोई मसला है, राष्ट्रपति अगर चाहें तो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा जो होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता। काहे नहीं भंग किया जा सकता? उसकी वजह यह है कि राज्यसभा में जो कैंडिडेट होते हैं वो 200 अधिकतम 250 होते हैं। वर्तमान में 245 कैंडिडेट हैं। ये किसमें है? राज्यसभा में। तो ये जो राज्यसभा की जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट आपको यहाँ से देखना है, ये जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेटों का मसला ये है कि ये 6-6 साल के लिए होते हैं, चुने जाते हैं, और इसमें 1/3 यानी यहाँ से आप अगर देखेंगे तो हाँ, ये देखेंगे अगर कि 1/3, ये देखिए 1/3 जो होता है, ये कैंडिडेट जो हैं वो हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। बाकी कैंडिडेट 250 हैं वो चेंज नहीं होते, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1/3 जो है कैंडिडेट ही 2 साल में चेंज होते हैं और नए आते रहते हैं। तो कभी वो सदन जो है, राज्यसभा जो है वो भंग नहीं हो सकता। लोकसभा भंग इसलिए क्योंकि ये 5 साल के लिए चुन के आते, 5 साल बाद फिर चुनाव होता है। आगे देखिए, इसके बारे में जानने की बात है। कोई भी सवाल रह जाते हैं तो स्क्रीन पर अपना नंबर दिखता है, उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। उस पर हम पूरी चीज़ आपको और भी बता देंगे अगर कोई यहाँ से सवाल आपका रह जाता है। अगर उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो अपनी स्क्रीन पर बुक दिख रही है शाहीन, इसको मंगाइएगा और अच्छे से इसमें प्रैक्टिस जो दिए गए हैं वो खूब लगाइए, इसमें जो नोट दिए गए हैं वो पढ़िए, बाकी आप कॉन्टैक्ट करके बात कीजिएगा। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो राज्यसभा की चीज़ें समझ गए। दूसरी बार, राज्यसभा के कैंडिडेट जो हैं वो 6 साल के लिए रहे। यही चीज राज्यसभा की सेम कंडीशन जो है वो आप देखेंगे राज्य की जो सरकार होती है उसमें विधान परिषद के अंदर होती है। विधान परिषद की सारी चीजें वही हैं जो केंद्र में राज्यसभा की चीजें हैं। उम्मीद करता हूं बस इतनी सी बात याद रखने की आपको जरूरत है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। क्यों? स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अब देखिए, राज्यसभा के बारे में भी मोटी मोटी चीजें पहले जानेंगे, बाकी हम बाद में बात कर लेंगे। देखिए, राज्यसभा का क्या है, ये भारत का उच्च सदन है, अभी मैंने बता दिया। इसको भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अभी मैंने बता दिया। आप चीजें समझ में आ गई होगी क्योंकि जितनी देर में मैंने ग्राउंड बताया उतने में चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, यहाँ पर 250 सीटें होती हैं। याद रखिए, ये टोटल जो सीट होती हैं जो चुनी जाती हैं राज्य सरकार वो राज्यों द्वारा और केंद्र शासित दोनों में मिलाकर के कुल मिलाकर के 200, आपको याद रहना चाहिए कितनी, 238 ही चुनी जाती हैं। इसमें से जो 12 कैंडिडेट होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किनको करता है? कोई कवि हैं, साहित्यकार हैं, कोई वैज्ञानिक हैं, कोई समाज सेवी हैं। इस तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं या भारत के लिए जिन्होंने विशेष रूप से कुछ काम किया है, उनको 12 लोगों को चुना जाता है। एक बात याद रखना, ये 12 जो कैंडिडेट चुनता है, जो भी नामित किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, ये जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोट नहीं डाल सकते क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुने हुए 12 कैंडिडेट हैं। अगर इनको वोट डालने का राष्ट्रपति के अधिकार दिया जाएगा तो ये गारंटी के साथ उसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति पद के लिए वोट दे देंगे जिसने इनको चुना होगा।
क्योंकि ये प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? इनको राष्ट्रपति ने चुना है और इनको ये चुना गया है 6 साल के लिए, और राष्ट्रपति स्वयं भारत का 5 साल के लिए है। पता चला भाई साहब 4 साल बाद 5 साल बाद राष्ट्रपति हट गए, राष्ट्रपति ने दोबारा चुनाव लेगा, तो ये 12 लोग तो पहले से ही इनके रेडी रहेंगे क्योंकि इनको पहले से चुना हुआ है, तो इसलिए इनको अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार जो है, जो विधान परिषद है उसके भी कैंडिडेटों को नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? उसका भी एक रीजन जान लीजिए कि विधान परिषद जो है, मैंने अभी कहा सिर्फ और सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधान, अभी नीचे आएगा तब नाम देख लीजिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डिटेल हो जाएगी। 6 जगह विधान परिषद है और विधान परिषद 6 जगह है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के कैंडिडेटों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो राज्यसभा से कितने कैंडिडेट मनोनीत करेगा राष्ट्रपति? 12। अच्छा, दूसरी चीज, कितने कैंडिडेटों की संख्या है? 45। बाकी हम 245, बाकी चीजें हम बता चुके हैं। अब यहां से देखिए कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो ये भी मालूम है 6 साल के लिए कार्यकाल इनका होता है। इसके बाद में देखिए हर 2 वर्ष में क्या होता है, हर 2 वर्ष में मैंने कहा था कि 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, हट जाते हैं यहाँ से, और इनकी आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष के लिए। तो अब यही चीज सेम विधान परिषद के अंदर भी होती है, उनके भी कैंडिडेट 1/3 हटते हैं, हर 2 वर्ष में हटते हैं, 6 साल के लिए होते हैं, 30 साल की इनकी आयु होती है। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए उपराष्ट्रपति को देखिए, तो उपराष्ट्रपति जो होता है, ये भी मैंने कहा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाल सकता है। अच्छा, एक चीज सवाल मोटा सा हम पूछते हैं, बहुत आसान सवाल है, 2 सवाल बता दीजिए। एक तो उपराष्ट्रपति की सैलरी बता दीजिए, राष्ट्रपति की नहीं, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति के ना होने पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का काम देखेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी इत्तफाकन ना हो, तो फिर ये राष्ट्रपति के पद वाली जो चीज है इसका कार्यवाहन कौन करेगा? आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। आगे देखिए, अब यही चीज अभी हमने पीछे बात की थी, वही चीजें फिर पलट करके आई हैं। देखिए, धन विधेयक पर केवल सिफारिश कर सकता है लोकसभा, राज्यसभा इसमें बिल पेश नहीं कर सकता। इसके बाद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। तो मतलब जो है, अब ये राष्ट्रपति को देश हित में कानून संसद बनाएगा, तो वो संसद को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार मिला हुआ है? 249 के तहत मिला हुआ है। विधानसभा में आ जाइए, मैंने क्या कहा कि भारत की तमाम राज्यों में विधानसभाएं हैं, लेकिन विधान परिषद जो है वो 6 ही जगह है। ये बात हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, या ऐसे भी पूछ लेते हैं सवाल कि निम्न में से किस राज्य के अंदर विधान परिषद है। और दूसरी चीज आपको याद रखना, वो 6 आपको विधान परिषद याद रखना है, और 6 के 6 में कितनी सीट हैं, यानी किस राज्य के अंदर 6 राज्यों में विधान परिषद है, और विधान परिषद में हर विधान परिषद जहां जहां है, जिन राज्यों में, उनमें विधान परिषद जो है उसकी सीट कितनी है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है विधान परिषद की सीट है वो 100 हैं, राज्यसभा की सीट 31 हैं, लोकसभा की सीट 80 हैं। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। देखिए, एक अंडा आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ज्यादातर एक तरफ राज्य दे देते हैं और दूसरी तरफ सीट दे देते हैं, और मैच कराने को कह देते हैं कि कौन से राज्य में कितनी सीट है। अमूमन यहाँ से जो सवाल बनता है वो राज्यसभा से बनता है, तो किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीट है ये आंकड़ा जरूर देख लीजिएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है, एलटी ग्रेड में शायद इतना महीन सवाल ना पूछे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में क्या होता है, मैंने क्या कहा, विधानसभा की सेम स्थिति वही है जो लोकसभा की है। ठीक है, जो लोकसभा की स्थिति है वही है। अब चीजें लोकसभा वाली यहाँ पर लागू कर दीजिए। एक तो ये है कि ये निचला सदन होगा, ठीक है, बिल्कुल संसद की तरह जैसे लोकसभा निचला सदन है। उसके बाद में जो है राज्यों की मुख्य विधायी संस्था है, ये बिल्कुल ही है। इसके बाद में राज्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, ये मतलब जो है जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक, जनता द्वारा। ये विधायक, विधानसभा के जो कैंडिडेट है वो विधायक ही तो होते हैं। आपने पता हो ना, आपने वहाँ विधायक कौन है, अपने वहाँ सांसद कौन है, तो सांसद होता है वो लोकसभा का होता है, जो विधायक होता है वो राज्य सरकार के लिए होता है वो विधानसभा का होता है। तो विधायक जो है उसके बारे में, उसका चुनाव आपको मालूम है सीधे जनता चुनती है, ये भी आपको मालूम है। कार्यकाल जिस तरीके से लोकसभा का 5 साल का होता है वैसे ही विधानसभा का होता है। आयु इसमें देख लीजिए, जैसे लोकसभा में 25 साल की आयु होती है, ऐसे ही विधानसभा में भी 25 साल की ही आयु का चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, वहां पर लोकसभा का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री बनता है केंद्र में, वैसे ही यहाँ पर
लोग जो है विधानसभा का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री और विधान परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि वो उसी से चुना जाएगा। आगे देखिए, धन विधेयक वाला वही मैटर है। जैसे धन विधेयक जो है केंद्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं पेश किया जा सकता है। ऐसे ही केंद्र राज्य सरकार में, राज्य की जो सरकार होगी उसमें जो है धन विधेयक जो है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं पेश किया जाएगा। अच्छा, विधानसभा जो है वो निम्न सदन है लोकसभा की तरह, तो इसको जब चाहे भंग भी किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो विधानसभा को भंग करने का काम है वो राज्यपाल करेगा, लेकिन केंद्र सरकार में भंग करने का काम राष्ट्रपति करेगा। वैसे ही यहाँ पर अभी हमने स्पीकर के बारे में बताया था कि लोकसभा की जो सरकार, लोकसभा में जिस दल की सरकार होगी वही उसी में से जो है कैंडिडेट अध्यक्ष बनेगा। वैसे ही विधानसभा है, विधानसभा में जिस दल की सरकार होगी उन्हीं का स्पीकर बना होगा। ठीक है, अब जैसे लोकसभा की हमने बात की थी वैसे ही आ जाइए विधानसभा, विधान परिषद की हम लोग बात, जैसे हमने राज्यसभा की बात की थी केंद्र में, वैसे ही हम विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है राज्यसभा की तरह। इसके कैंडिडेट 6 साल के लिए होते हैं, वैसे वहाँ राज्य 6 साल के लिए। देखिए, विधान परिषद के बारे में हमने बताया था कि जो 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, राज्य गिन लीजिए कौन कौन है। यूपी है अपना, इसमें विधान परिषद है, और कैंडिडेट कितने हैं आपको मैंने अभी बताया है। कैंडिडेट जो है यहाँ पर 100 है यूपी के अंदर विधान परिषद में। अच्छा, बिहार में कितने कैंडिडेट हैं, तो बिहार में भी आपको देखिए बिहार भी जुड़ा हुआ है, बिहार में 75 कैंडिडेट हैं। महाराष्ट्र आपको मालूम है, महाराष्ट्र में भी ये जुड़ा हुआ है, और महाराष्ट्र में कैंडिडेट कितने हैं, तो 80 कैंडिडेट हैं विधान परिषद के। मतलब हर जगह का कैंडिडेट आपको मालूम होना चाहिए। ये एक बार सर्च करके आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। कर्नाटक में भी विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो कुल मिलाकर के ये 6 ही जगह पर विधान परिषद है। 6 के 6 नाम आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, विधान परिषद जो होता है वो एक क्या है, एक स्थायी सदन है राज्यसभा की तरह, और इसके कैंडिडेट जो है वो 6 साल के लिए होते हैं। इसके बाद में हर 2 वर्ष में भी इसके कैंडिडेट, मैंने क्या कहा था, जैसे राज्यसभा के चेंज होते हैं ऐसे ही विधान परिषद के भी 1/3 चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इनको चुनने की प्रक्रिया देखिए, आपको मालूम है कि 30 साल का कोई भी कैंडिडेट है वो विधान परिषद का अध्यक्ष, वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, यानी चुनाव विधान परिषद का एमएलसी का लड़ सकता है। देखिए, विधान परिषद वालों को जो कैंडिडेट होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, और जो विधानसभा के कैंडिडेट होते हैं उनको विधायक कहते हैं, इनको एमएलए कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, सदस्यों का चुनाव जो है वो विभिन्न प्रकार के द्वारा होता है। देखिए, शिक्षक के द्वारा होता है, साक्षर जो है स्नातक वाले स्टूडेंट हैं वो लोग चुनते हैं। अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं सर को पता नहीं, फटाफट आगे बढ़ा जा रहे हैं। आगे स्थानीय निकाय है, और इसके बाद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। हम बताते हैं आपको, यह सीधी आसान जबान में बात यह है। दरअसल जैसे मान लीजिए ये 100 लोग हैं, ठीक, राज्यसभा के 100 कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश में, तो इनमें से 100 में से क्या होगा, 100 में से जो है वो 1/3 ये सदस्य जितने हुए, मान लीजिए इसमें से 32-33 जो भी सदस्य 1/3 में आते हैं, तो 1/3 में अगर आपके पास सदस्य आते हैं, मान लीजिए 25 सदस्य आए हैं 100 में से 1/3 में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो विधायक द्वारा चुना जाएगा। यानी मतलब जो है वो जो विधायक हैं वही उसी के जरिए वोट डाल करके उनको चुना जाता है। इसी के बाद में 1/3 उन्हीं जो बच जाएंगे, मान लीजिए 75 कैंडिडेट बच गया, उनको फिर 1/3 करा जाएगा। उनको चुनने का काम जो है वो नगर पालिका के जो चेयरमैन वगैरह, नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं या जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, वो लोग उनको चुनने का काम करते हैं। फिर बचे हुए कैंडिडेटों में से फिर 3/1 किया जाता है, और उतने कैंडिडेटों को चुनने का काम जो क्षेत्रीय हैं वो लोग करते हैं। और फिर 1/6 कैंडिडेट जो होते हैं, 1/6 उनको राज्यपाल डायरेक्ट चुन देता है, मर्जी से चुन सकता है। उसके बाद में 1/12 कैंडिडेटों को जो स्नातक बीए करे हुए स्टूडेंट होते हैं इनका वोट होता है, सिर्फ वही बीए के स्टूडेंट डाल सकते हैं, बीए से ऊपर पढ़े हुए। और इन ये लोग जो हैं वो 1/12 कितने कैंडिडेटों को कर सकते हैं, तो 1/12 यहाँ से पहले क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट और छात्र ये देखिए अलग अलग याद रखना है। देखिए, छात्र जो होते हैं वो 1/12 को चुनते हैं, बचे हुए कैंडिडेट फिर इनसे भी जो बच जाते हैं उनमें से 1/12 जो है वो स्टूडेंट चुनते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट कौन, जो 5 साल पहले बीए कर चुके हैं, जिनका वोट हो, ये विशेष प्रक्रिया के जरिए वोट भी बनता है, तहसील से आपका बनता है। मेरा वोट है और हम दे भी चुके हैं कई बार एमएलसी में। आगे देखिए, और शिक्षक भी वैसे ही कम से कम 5 साल से टीचर रह चुके हों तो वो वोट देते हैं। बाकी जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। आप उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, धन विधेयक पर फिर हम लोग बात करते हैं। धन विधेयक जो होता है वो केवल
देरी, देखिए विधान परिषद का काम क्या है, जैसे राज्यसभा का काम था, राज्यसभा धन विधेयक पेश नहीं कर सकता, ऐसे विधान परिषद पेश नहीं कर सकता, लेकिन 14 दिन उसको रोक जरूर सकता है उस बिल को। अगर कोई बिल पारित करा है लोकसभा ने धन से संबंधित तो उसको रोक सकते हैं 14 दिन, इसे भंग नहीं कर सकते, ठीक है। या विशेष प्रक्रिया में जो दूसरे बिल होते हैं विधान के वित्तीय छोड़ करके, तो उनको ये 4-4 महीने तक रोक सकते हैं। आगे देखिए, लोकसभा बनाम राज्यसभा के तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजें अभी हमने देख ली हैं बिंदुओं के तौर पर। इनकी प्राकृत कैसी है लोकसभा की अभी हमने बताई, स्थायी होती है, अस्थायी होती है, और जो है राज्यसभा की स्थायी होती है। न्यूनतम आयु देख लीजिए तो लोकसभा में 25 साल होती है, राज्यसभा में 30 साल की आयु होती है। अगर कार्यकाल देखेंगे तो कार्यकाल जो है वो लोकसभा का 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल के लिए होता है। विधेयक के तौर पे देखेंगे, धन विधेयक पेश कर सकते हैं तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा पेश कर सकती है, इसकी सिफारिश सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। उत्तरदायी एक लोकसभा किसके प्रति होगी, तो मंत्रिपरिषद के प्रति होगी। इतनी मोटी मोटी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। इनमें से कोई बात नहीं समझ में आई है तो याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो कैंडिडेट होते हैं उनको वन लाइनर के तौर पर हम नोट्स में समझा देंगे, और साथ ही साथ में बस इतनी ही चीज़ें आपको कवर कर लेनी जितने मैंने बता दी हैं। फिर भी कोई सवाल अगर आपका खड़ा होता है इस मैटर में तो आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, और हम आपके सामने लेकर के वो चीज़ें बता देंगे, फ़ोन पर भी बता देंगे और नंबर पर बता देंगे। बाकी आप उर्दू के हैं कैंडिडेट तो जो है अपनी किताब मंगा सकते हैं। क्या मशवरा है, क्या सुझाव है, कमेंट कीजिएगा। समझ में आया है तब बताइएगा, नहीं समझ में आया है तब भी बताइएगा। धन्यवाद।